हेलो दोस्तों। तो मैं हूँ हिमांशु मालव एंड आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो हमारे पास जो 2024 का जो क्वेश्चन पेपर आया हुआ था उसका मैथमेटिकल सेक्शन। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीक से जो भी हमारे पास क्लासेस रहेगी मैथमेटिक्स की उसमें हम लोग चैप्टर वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आज हमारे पास एक ही दिन था तो मैं उसमें पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं करा सकता, राइट। और पहले दिन इतना लोड भी नहीं दे सकते स्टूडेंट्स पे। तो यानी कि आज हम लोग यहाँ पे IIT 2024 का जो मैथमेटिक्स सेक्शन था, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे पूरा का पूरा जो भी 15 क्वेश्चन है, ठीक है, इन डिटेल में, जिससे आपको आइडिया होगा कि मैथमेटिक्स में कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इससे इस तरीके से हम लोग जो नेक्स्ट वीक की जो पहली क्लास रहेगी, हमारे पास हर वीक में दो दो क्लास रहने वाली है मैथ्स की। ठीक है, केमिस्ट्री की 2 क्लासेस एंड द फिजिक्स की 2 क्लासेस। ठीक है, एंड हम लोग एक क्लास में थ्योरी पढ़ेंगे, दूसरी क्लासेस में न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे काफ़ी सारे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास रहेगा एक थ्योरी क्लास, एक न्यूमेरिकल क्लास, एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल। ठीक है, एंड हमारे पास थ्योरी के साथ काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, बट जो मेजोरिटी न्यूमेरिकल्स रहेंगे जो अब PYQ में आए हुए हैं, किसी और एग्जाम्स में आए हुए हैं, थोड़े रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल रहेगा। और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 2024 का क्वेश्चन पेपर हम लोग डिस्कस करेंगे, मैथमेटिकल सेक्शन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है 3D ज्योमेट्री से। काफी बेसिक क्वेश्चन है यार ये तो। ठीक है, L1 हमें लाइन गिवन है, L2 भी हमें लाइन गिवन है बट उसकी डेफिनेशन गिवन है यहाँ पे, एंड L3 की हमें डेफिनेशन गिवन है। ठीक है, हमसे पूछा जा रहा है कोई सेट ए है, ठीक है, जिसके अंदर हमें पास L1 एंड L2 का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है यूनियन, L2 एंड L3 का इंटरसेक्शन पॉइंट यूनियन, L3 एंड L1 का इंटरसेक्शन पॉइंट। ठीक है, इसमें कितने एलिमेंट्स लाई करेंगे हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोगों को पता है कि L1 की इक्वेशन क्या है, राइट। L1 की इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 2y इक्वल्स टू 1। ठीक है, हमें निकालने की क्या जरूरत है, L2 एंड L3 की लाइन की इक्वेशन निकालने की जरूरत है। तो चलिए पहले अपनी जरूरतों को पूरी करते हैं। तो L2 की लाइन की इक्वेशन कैसे लिख सकते हैं, हमें 2 पॉइंट पता है, तो 2 पॉइंट जो स्लोप फॉर्म होती है उससे हम लोग इजीली निकाल सकते हैं, राइट। तो y माइनस 1, ठीक है, इक्वल्स टू m टाइम्स x माइनस 0। तो हमें स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप हम 2 पॉइंट से निकाल सकते हैं क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो कितना आ जाएगा, 101 माइनस 1 अपॉन 100 माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से स्लोप कितना आ जाएगा, फाइनली हमारे पास 1 आ जाएगा। तो y माइनस 1 इक्वल्स टू 1 इंटू एक्स माइनस 0। तो यहाँ से हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है, x प्लस 1 इक्वेशन आ चुकी है y इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, L2 की इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, देन हम लोग अब क्या निकालेंगे, ठीक है, L3 लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, राइट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा समझने की जरूरत है कि L3 लाइन एक्चुअल में है क्या। ठीक है, एक पॉइंट है, ठीक है, जहां से एक लाइन पास हो रही है, ठीक है, और हमें उसका पैरेलल वेक्टर गिवन है। तो थोड़ा सा इसका विजुअलाइजेशन कराता हूँ आपको मैं। ठीक है, विजुअलाइज करते हैं इस चीज को थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जीरो वेक्टर होता है, यहाँ पे आप लोगों के पास माइनस का आई कैप प्लस 2j कैप वेक्टर है, राइट। 2, ठीक है, ऊपर की तरफ होगा और माइनस का 1 इधर की तरफ होगा, राइट। तो यहाँ से आप लोग स्लोप बोल सकते हो, स्लोप कितना आ जाएगा इसका, -2 स्लोप आने वाला है। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है, अब एक इसके लाइन एक पैरेलल जा रही है जो कि हमारे पास क्या कर रही है, 1,11 से पास कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं कुछ x, y पॉइंट मान लेता हूँ। तो इसका स्लोप और इसका स्लोप हमारे पास अगर पैरेलल है तो दोनों बराबर होनी चाहिए, राइट। तो फाइनली हम लोग क्या लिख सकते हैं, y माइनस 11 इक्वल्स टू माइनस का 2 टाइम्स ऑफ, ठीक है, x माइनस 1 लिख सकते हैं, राइट। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, y इक्वल्स टू माइनस का 2x। ठीक है, -2 एंड -1 कितना हो गया, प्लस का 2, राइट। एंड इधर से 11 तो कितना आ जाएगा, प्लस का 13 हो जाएगा। तो यानी कि हमारे पास इक्वेशन नंबर 3 आ चुकी है, लाइन। ठीक है, इसकी देन हमें अब यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, L1 L2 L2 L3 एंड L3 L1 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, राइट।
तो चलिए निकालते हैं सबसे पहले L1 एंड L2 का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो 5x माइनस का 2। ठीक है, देखो y की वैल्यू हम लोग यहाँ से निकालते हैं, यानी कि हम लोग ये वाली y की वैल्यू अगर इसके अंदर रख दे तो हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे x+1 लिख देंगे इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिल जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं 3x, ठीक है, इक्वल्स टू 3। तो x इक्वल्स टू 1 आ चुका है, राइट। देन अगर हम लोग L2 के अंदर इस x की वैल्यू पुट करते तो हमें y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, राइट। तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास 1,2 क्या आ चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू तो हमें मिल चुकी है 1,2। देन हम लोग क्या करेंगे, L2 एंड L3 का सिमिलर तरीके से पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ी सी कैलकुलेशन करिए, मैं भी कर देता हूँ यहाँ पे आप लोगों के लिए। x+1 हमारे पास किसके बराबर होने वाला है, दोनों y की वैल्यूज को हम लोग क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे बराबर कर दे रहे हैं, राइट। तो x+1 हमारे पास किसके बराबर होगा, माइनस का 2x प्लस 13 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे ऐसे लिख दिया है। देन हमारे पास 3x किसके बराबर आ जाएगा, 12 के बराबर आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी, राइट। तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, यहाँ से फाइनली 5 आ जाएगी। इतनी सी बात क्लियर है। देन तो यहाँ पे हमारे पास अब 4,5 भी एक पॉइंट आ चुका है, राइट। सिमिलर तरीके से हम लोग L3 एंड L2 का निकालेंगे, सॉरी L1 का निकालेंगे अब। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू उसको यहाँ पे पुट कर देंगे, राइट। तो 5x माइनस का 2 टाइम्स ऑफ माइनस का 2x प्लस 13, ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से वैल्यू कितनी आ चुकी है, 9x। ठीक है, प्लस इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा, यहाँ पे 27 आ जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 3 आ चुकी है। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से आप लोग यहाँ पे रख के चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से, माइनस का 6 प्लस का 13, राइट। तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, राइट। तो 3,7 यहाँ से आ चुका है। इतनी सी बात क्लियर है। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हो जाएंगे, तीनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाने वाला है, करेक्ट हो जाने वाला है इस तरीके से। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की, ठीक है, जो कि आप लोग स्क्रीन पे हैं। तो सेकंड क्वेश्चन ना फोनिक सेक्शन से आया हुआ एक्चुअल में। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, बट काफी इजी क्वेश्चन है ये एक्चुअल में। ठीक है, कोई सेट ए है, ठीक है, जो कि हमारे पास पॉइंट्स हैं, काफी सारे कोऑर्डिनेट्स के, ठीक है, एक्चुअल में, एंड विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट पी एंड क्यू। ठीक है, पी एंड क्यू से इक्विडिस्टेंस पॉइंट पे है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि मान लीजिए हमारे पास कोई लाइन नहीं है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास ये क्या है, एक्स एंड ये एक्स डैश। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ओरिजिन है, एंड ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, 1,0, दैट इज कॉल्ड -1,0, राइट। इस वाले पॉइंट को हम लोगों ने पी बोला हुआ है, इस वाले पॉइंट को क्यू बोला हुआ है, राइट। तो जो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा इस लाइन का, एक्चुअली में वो क्या होगा हमारे पास यहाँ पे, इसका आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, वो सब के सब क्या होने वाले पॉइंट, इक्विडिस्टेंस होने वाले हैं फ्रॉम पी एंड क्यू। ठीक है, मान लीजिए ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट अगर ये ओ है, यानी कि 0,0 वाला पॉइंट है, राइट। और ये x इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है। तो यानी कि अगर आप लोग यहाँ से इसका डिस्टेंस देखेंगे, तो यहाँ से अगर आप लोग इसका डिस्टेंस देखेंगे, ये दोनों डिस्टेंस भी क्या आने वाले हैं, बराबर आने वाले। इसलिए हम लोग डायरेक्टली बोल सकते हैं कि जो हमारे पास इक्विडिस्टेंस वाले पॉइंट्स हैं, जो कि ए है एक्चुअल में, ठीक है, इस पे लाइन पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स हमारे पास क्या आने वाले, ए सेट के अंदर आने वाले। ठीक है, तो ए सेट एक्चुअल में है क्या हमारे पास, एक्चुअल में एक लाइन के सारे के सारे कोऑर्डिनेट है। ठीक है, ऑल कोऑर्डिनेट्स। या मैं इसको जनरलाइज फॉर्म में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ मैं, 0,y। ओके, इसके क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसका 0 है हर इस पे, एंड y क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है, और y बिलोंग्स टू r।
इतनी सी बात क्लियर है। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे तो एक चीज कंप्लीट हो चुकी है पहला। ठीक है, बात करते हैं बी। बी क्या है हमारे पास? सेट ऑफ पॉइंट्स द एक्स वाई प्लेन, ठीक है, विच आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ए एंड क्यू। ए हमारे पास क्या है? इस लाइन पे लाई करने वाले सारे के सारे पॉइंट्स है एक्चुअल में, ठीक है। तो ये सिंपल एक पॉइंट की बात नहीं कर रहा है अभी, अभी एक लाइन की बात कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है। एंड हमारे पास क्यू क्या है? ये वाला पॉइंट है, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे एक चीज समझ रहा है, इस लाइन से एंड इस वाले पॉइंट से ऐसे कौन से पॉइंट्स होंगे जो कि इक्वी डिस्टेंस पे होने वाले हैं। तो अगर जहां पर भी एक लाइन एंड हमारे पास एक पॉइंट आता है, हमारा दिमाग एक ही जगह पे एक पॉइंट करता है एक्चुअल में, दैट इज कॉल्ड द हमारे पास कॉनिक सेक्शन, ठीक है। इट इज वर्क लाइक अ डायरेक्ट्रिक्स एंड द पॉइंट इज लाइक अ फोकस, ठीक है। जहां पे दोनों का रेशियो एक्चुअल में क्या आ रहा है, किसी पॉइंट की जो दूरी होगी किसी भी पॉइंट की, ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स से एंड फोकस से अगर हम लोग ज्वाइन करते हैं, यानी एस पी बाई पी एम का जो रेशियो आप लोगों ने देखा होगा, राइट, वो हमारे पास क्या आ रहा है? 1 आ रहा है। दैट इंडिकेट्स इट्स अ पैराबोला, राइट। एस पी बाई पी एम का रेशियो अगर कभी भी अगर 1 आता है, दैट रिप्रेजेंट अ पैराबोला, ओके। तो यानी कि हमारे पास जो ये पी पॉइंट के जो हमारे पास सेट बनने वाला है, तो वो हमारे पास क्या रहने वाले हैं? जितने भी हमारे पास पैराबोला है जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा होगा 5, ठीक है। 5, इज द पॉइंट इन बी, ठीक है। एक हमारे पास उसका पॉइंट भी गिवन है जो कि पैराबोला पे लाई कर रहा है। सो मैं यहाँ पे इसका पैराबोला बना देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से पैराबोला हमारे पास रहने वाला है। तो इसकी इक्वेशन हमें लिखनी पड़ेगी क्योंकि हमें y निकालना है, राइट, क्योंकि वाई स्क्वायर हमें तभी मिलेगा। सो अगर हम लोग इसकी इक्वेशन लिखना चाहते हैं, और ये शिफ्टेड पैराबोला है, नॉर्मल पैराबोला तो है नहीं, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। तो जो अगर हम लोग जनरलाइज इक्वेशन लिखना चाहते हैं, अगर वो x की तरफ शिफ्ट हुआ है, ठीक है, तो 4a जो x लिखते थे वहां पे हम लोग x माइनस ए से रिप्लेस कर देंगे, जहां पे a हमारे पास क्या रहने वाला है? दैट कोऑर्डिनेट रहने वाला है। ये तो ये हमारे पास डिस्टेंस कितना है? 1/2 है। ये वाला डिस्टेंस भी कितना है हमारे पास? 1/2 है। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? 1/2 आ जाने वाली है, ठीक है। आप लोग क्रॉस चेक भी कर सकते हो कि ये वाला जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास, जिसपे जो पैराबोला है वो हमारे पास एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है, वो किस पॉइंट पे कर रहा है? 1/2, 0 पे कर रहा है। तो यहाँ पे अगर आप लोग ए लिखते हो, यानी कि 1/2 लिखते हो, ठीक है, तो इस वाली की वैल्यू क्या आ जाने वाली है? 0 आ जाने वाली है। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4 × 1/2 एक्स माइनस 1/2, राइट। तो यानी कि वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाने वाली है? 2 इंटू, ठीक है, एक्स माइनस 1/2। इतनी सी बात क्लियर है। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं। और ये जो 5, y पॉइंट है, ठीक है, लाई करता है इस पैराबोला पे, तो इसको सेटिस्फाई भी करेगा, राइट। तो चलिए इसको सेटिस्फाई करवा देते हैं। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 5 गिवन है, राइट। तो 5 माइनस 1/2, तो दैट विल कम्स आउट टू बी एक्चुअली 9, ठीक है। तो वाई स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है? 9 आ चुकी है। और यही तो हमसे एक्चुअल में पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो थोड़ा सा इस क्वेश्चन को समझते हैं, थर्ड क्वेश्चन को, ठीक है। यहाँ पे हमें दो लाइंस गिवन है, L1 एंड L2, ठीक है। उसका हमें पैरामीट्रिक इक्वेशन गिवन है L1 एंड L2 का, जहाँ पे एक पॉइंट लाई कर रहा है 2, 3, 4, ठीक है, ऑन द L1 एंड दैट इज क्लोजेस्ट टू द, ठीक है, तो क्लोजेस्ट है किसके? L2 के। तो विच पॉइंट ऑफ L2 इज क्लोजेस्ट टू द L1? मान लीजिए हमारे पास कुछ लाइन है, ये L1 लाइन है, ठीक है, और ये कुछ लाइन है हमारे पास L2, और ये नॉन इंटरसेक्टिंग है अभी, ठीक है, ऐसे 3D स्पेस में है एक्चुअल में। तो मान लेते हैं कुछ इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस है यहाँ, ठीक है। तो यानी कि जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस वाला पॉइंट होते हैं, ठीक है, अगर आप वहां पे एक लाइन ड्रॉ करते हो, ठीक, दोनों क्लोजेस्ट डिस्टेंस के बीच में, दैट आर परपेंडिकुलर टू द ईच अदर, ठीक है, लाइंस के परपेंडिकुलर रहती है, ठीक है। तो मान लेते हैं L1 पे हमारे पास कुछ पॉइंट था,
2,3,4 जो कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस पॉइंट है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ x, y, z हम लोग पॉइंट मान लेते हैं जो कि क्लोजेस्ट पॉइंट रहेगा। ठीक है, L2 का। तो वही पॉइंट हमसे पूछा जा रहा है, राइट। तो यानी कि हमारे पास अगर मैं L1 एंड L2 के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूँ जो कि 2,3,4 से पास हो रही है। ठीक है, अगर वो इंटरसेक्ट करती है इस लाइन को L2 को, ठीक है, और वो किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है अगर मुझे वो पता चल जाए तो वही तो मेरा आंसर होगा एक्चुअल में। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है, एक और मेथड बताऊंगा मैं आपको, दो मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बताऊंगा। जहाँ पे पहला मेथड हमारे पास रहने वाला है, ठीक है, क्या करेंगे, L1 की लाइन एक परपेंडिकुलर लाइन देखेंगे। ठीक है, L1 की एक परपेंडिकुलर लाइन क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जो कि पास कर रही होगी किससे, 2,3,4 से। ठीक है, एंड दैट इज ऑल्सो इंटरसेक्टिंग द L2। ठीक है, और वो इंटरसेक्ट कर रही होगी किसको, L2 को। ठीक है, परपेंडिकुलरली ऑफ कोर्स। ठीक है, एंड इंटरसेक्ट एट द क्लोजेस्ट पॉइंट x, y, z। ठीक है, इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होगी और वही हमारे पास क्या रहेगा, आंसर रहेगा। ये तीसरी बात क्लियर है। तो यानी कि हमारे पास एक चीज समझना, अगर मैं मान लीजिए अगर इस इक्वेशंस को थोड़ा सा एनालाइज करूं, ठीक है, हमें पैरामीट्रिक इक्वेशंस गिवन है, तो मैं क्वेश्चंस को जनरली डील करता हूँ सिमेट्रिक फॉर्म्स। ठीक है, सिमेट्रिक फॉर्म्स क्या होती है, काफी आसान होती है उनसे डील करना एक्चुअल में। ठीक है, वहां पे एक्चुअल में लाइन का थोड़ा सा मीनिंग समझ में आता है कि एक्चुअल में लाइन के जो पैरामीटर्स हैं वो इजीली समझ में आते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए लैम्डा है, लैम्डा हमारे पास पैरामीटर है, राइट, यहाँ पे। तो लैम्डा हमारे पास किसके बराबर है एक्चुअल में, x-2। इस 2 को उधर ले जाइए आप लोग, तो आप लोग को पता चल जाएगा अपॉन 1, राइट। फिर यहाँ पे 3 को उधर ले जाइए और 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमें यहाँ पे मिल जाने वाला है, राइट। तो कितना मिल जाएगा, y-3/2। सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे तो z-4/3। ये हमारे पास पैरामीटर लैम्डा के इक्वल है। सिमिलरली L2 की बात करता हूँ मैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, लैम्डा की वैल्यू किसके बराबर है, x-4, y-4/1। ठीक है, देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं तो जीरो आने वाला है, राइट। या फिर इस चीज को अगर आप लोग ऐसा नहीं लिखेंगे, ठीक है, अगर आप लोग ऐसे बाहर अलग से लिख सकते हैं इस चीज को। ठीक है, जहाँ पे कुछ पैरामीटर नहीं आता है, y=4 एंड लगा के लिख दीजिए। ठीक है, और यहाँ पे z का कितना हो जाएगा, z-4/1। इतनी सी बात क्लियर है। तो यानी कि हमारे पास जो y है वो इंडिपेंडेंट है किसी भी हमारे पास पैरामीटर के, राइट। तो यानी कि अगर हमारे पास कोई भी जो पॉइंट है, ठीक है, हमारे पास जो L2 पे कोई भी जो पॉइंट होगा जो लाई कर रहा होगा L2 के ऊपर, उसका सारे के सारे जो कोऑर्डिनेट रहने वाले हैं, y की वैल्यू वो हमेशा 4 रहने वाली है। ठीक है, तो चलिए एक बार चेक करते हैं कि जो हमारे पास आंसर्स हैं, ठीक है, क्या उसमें सारे के सारे कोऑर्डिनेट्स जो हैं y के वो क्या 4 है, क्या बिल्कुल है। तो यानी कि इसमें से इस तरीके से मैं कोई भी कोऑर्डिनेट एलिमिनेट तो अभी नहीं कर पाया हूँ। ठीक है, यानी चार ऑप्शंस में से अभी तक मैं एक भी ऑप्शंस को एलिमिनेट नहीं कर पाया हूँ, राइट। तो चलिए थोड़ा सा समझते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे, इस चीज को देखिए। ठीक है, तो यहाँ से मुझे किसी चीज क्लियरिफाई होती है कि अगर मैं लैम्डा की वैल्यू कुछ भी रखता हूँ, ठीक है, लैम्डा हमारे पास क्या है, एक तरह का पैरामीटर है। पैरामीटर क्या होता है, चेंज होता है हर पॉइंट टू पॉइंट, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लैम्डा है, ये एक पैरामीटर है। तो यानी कि हमारे पास ये अगर ये कांस्टेंट है, अगर मैं उसके अंदर इस 4 को ऐड करता हूँ तो यानी कि हमारे पास x=z आने वाला है हर कंडीशन के अंदर। ठीक है, हर कंडीशन में। इसका मतलब हमारे पास जो x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑन द L2 हमारे पास क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे देखिए 3 और 3 दे रखा है, यहाँ पे 5 एंड 5 दे रखा है, यहाँ पे 4 एंड 4 दे रखा है। बट ऑप्शन नंबर बी की बात करूँ तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे x एंड z कोऑर्डिनेट क्या है, सेम नहीं है। तो यानी कि L2 पे ये लाइन नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो इस तरीके से बी ऑप्शन तो हमारे पास एलिमिनेट हो चुका है, राइट। देन अगर मैं बात करता हूँ x और z हमारे पास बराबर है एंड y की वैल्यू हमारे पास 4 है। ठीक है, तो ये सारे के सारे ए पॉइंट, सी पॉइंट एंड डी पॉइंट,
ठीक है। ए, सी एंड डी पॉइंट हमारे पास किस पे लाई कर रहे होंगे? ऑन L2 पे लाई कर रहे होंगे, राइट। बट जो हमारे पास क्लोजेस्ट पॉइंट होगा वो कौन सा होगा इन तीनों में से, हमें वो पता करना है। तो क्लोजेस्ट पॉइंट का डिस्टेंस अगर फाइंड कर लें, ठीक है, कि इन तीनों का पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, वो इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमें पता है, राइट। तो यानी कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, ठीक है, अगर हम पता कर ले इन तीनों में से कौन सा पॉइंट दे रहा है तो वही तो हमारा आंसर होगा, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है 2,3,4, ठीक है, तो यहाँ पे हम दूसरा पॉइंट मान लेते हैं x, y, z, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूला लगाता हूँ पहले इस वाले ऑप्शन नंबर ए के लिए। तो अंडर रूट, ठीक है, 3 - 2 यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 3 यानी कि 1 का स्क्वायर अगेन, देन 3 - 4 अगेन 1 का स्क्वायर, राइट, -1 का स्क्वायर। So that will be comes out to be √3, right? Then we solve for the option number C, ठीक है। सी के लिए हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास? 2 - 5, राइट, 2 - 5 यानी कि 3 का स्क्वायर, राइट, 3 का स्क्वायर अगेन, देन 3 - 4 that is 1 का स्क्वायर, and that 4 - 5 that is again 1 का स्क्वायर, right? So that will comes out to be √11. Then again solve for the option number D, right? 2 - 4 यानी कि 2 का स्क्वायर, ठीक है, देन 3 - 4 1 का स्क्वायर एंड 4 - 4 0 का स्क्वायर, राइट। तो यानी कि ये कुछ रहने वाला है, तो दैट विल बी कम आउट टू बी √5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए में हमें सबसे मिनिमम डिस्टेंस देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। ये तो हमारे पास सेकेंडरी और एनालिटिक मेथड था जो कि हम लोगों ने अभी देखा। तो इसका थोड़ा सा एक्चुअल मेथड देखते हैं, ठीक है, कि जो मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करने वाला, ठीक है, उससे कैसे डील कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। तो मेथड 2 के अंदर हमारे पास क्या रहेगा, ठीक है, थोड़ा सा इस लाइन को हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं कि लाइंस का मतलब क्या है एक्चुअल में, ठीक है। तो जो यहाँ पे 2 और 3 और 4 होता है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है उस लाइन पे किसी एक पॉइंट को, ठीक है। तो यानी कि किसी भी पॉइंट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, तो दैट इज 2, 3, 4, ठीक है। ये हमारे पास पॉइंट आ चुका है। देन जो हमारे पास है डिनोमिनेटर में जो रहेगा, दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट वेक्टर और डायरेक्शन वेक्टर ऑफ द लाइन, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइन हमारे पास डायरेक्शन रहेगी जिस लाइन की एक्चुअल में, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो मैं इसको ए वेक्टर बोल देता हूँ, दैट इज द i k + 2j k + 3k, ओके। देन हमारे पास इस लाइन 2 की बात करूं मैं, तो लाइन 2 पे पॉइंट लाई करता है 4, 4, 4, ओके। देखिए यहाँ पे एक बार, ठीक है। और यहाँ पे अगर मैं इसकी डायरेक्शन वेक्टर की बात करूं, तो वो हमारे पास कितना है? 1, 1, 0 है, तो यानी कि हमारे पास i k + 0j k + k रहने वाला है। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। इसकी डायरेक्शन कुछ इस तरीके से मान लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे इस लाइन के L1 लाइन के एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए सबसे, तो यानी कि हमें यहाँ पे 2, 3, 4 पे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी रहेगी, राइट। तो जब ये लाइन हमारे पास ड्रॉ कर रहे हैं 2, 3, 4 से, ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक अगर हम चीजें याद करें, ठीक है, जो हम पढ़ते आ रहे हैं, राइट। कोई भी अगर दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स यानी A1 वेक्टर परपेंडिकुलर टू, मान लीजिए अगर A2 वेक्टर अगर कुछ मैं बोलता हूँ, तो यानी कि उसका जो डॉट प्रोडक्ट आता है, ठीक है, वो क्या आता है हमारे पास? 0 आता है, राइट। यानी कि हमारे पास अगर मैं इस लाइन का अगर यूनिट वेक्टर फाइंड कर दूं जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, L1 के, ठीक है, जिसका यूनिट हमारे पास डायरेक्शन वेक्टर्स क्या है? i k + 2j k + 3k पे, ठीक है। देन उसका हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा, ठीक है, डॉट प्रोडक्ट, वो हमारे पास क्या आने वाला है? 0 आने वाला है। तो उसी कंसेप्ट का हम लोग यूज करेंगे इस इक्वेशन, मतलब इस लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए ऑफ द परपेंडिकुलर लाइन दैट इज परपेंडिकुलर टू L1 L2 बोथ,
ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट मान लेते हैं, दैट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड। ठीक है। एंड हमारे पास यहाँ पे 2,3,4 एक पॉइंट है। ठीक है। और इसके परपेंडिकुलर हमारे पास जो डायरेक्शन वेक्टर है, ठीक है, वो हमें पता है कितना है, A1 दैट इज आई के प्लस 2 JK प्लस 3 KK। इतनी सी बात क्लियर है। देन हम इन दोनों का क्या करने वाले, डॉट प्रोडक्ट जीरो करने वाले। x-2 × 1 प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, y-3 × 2 प्लस z-4 × 3 इक्वल्स टू 0। मैंने आई कोऑर्डिनेट से मल्टीप्लाई किया, इसके अलावा कुछ नहीं किया, राइट। जे को जे से मल्टीप्लाई किया, के को के से मल्टीप्लाई किया, और इक्वेशन मेरे को मिल चुकी है। देन इस चीज को मैंने जीरो के इक्वल किया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या आने वाला है, जीरो आने वाला है। तो मैं इसी कंसेप्ट पे यहाँ पे यूज किया था। ठीक है। तो यहाँ पे x-2 प्लस 2y-6 प्लस 3z-12 इक्वल्स टू 0। ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ चुकी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन आ चुकी है, x प्लस 2y प्लस 3z इक्वल्स टू, हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 प्लस 6 प्लस 12 कितना आ चुका है हमारे पास यहाँ पे, 8 प्लस 12 यानी कि 20 आ चुका है, राइट। तो ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ द लाइन, या बोल सकते हो आप लोग प्लेन आ चुका है। ठीक है, एक्चुअल में। तो यानी कि हमारे पास जब ये एक्चुअल में लाइन जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, एक्चुअल में वो क्या, प्लेन प्लेन होगा एक तरह का। ठीक है, हमारे पास। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देन हमें परपेंडिकुलर लाइन मिल चुकी है, और हमें एक चीज पता है यहाँ पे कि x हमारे पास z के बराबर है, एंड हमारे पास y इक्वल्स टू 4 है। तो क्या इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, कि ये चीज बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी। तो यहाँ पे हम लोग x को x रहने देते हैं, ठीक है, y को हम लोग 4 लिख देते हैं। देन 3 जो z है, ठीक है, उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 20। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। तो यानी कि जो ये प्लेन है हमारे पास, जो कि इस पॉइंट से पास हो रहा होगा, वो इंटरसेक्ट करेगा इस लाइन को। तो वही तो कोऑर्डिनेट हमें निकालना है, एक्स कोमा वाई कोमा जेड, जहाँ पे वाई हमारे पास कितना है, 4 है, और एक्स इक्वल्स टू जेड है, राइट। तो सिमिलर तरीके से मैं यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4x इक्वल्स टू 20 था, राइट। 20 - 8 यानी कि 12 था, राइट। तो यानी एक्स की वैल्यू हमारे पास आ चुकी 3। देन y की वैल्यू हमारे पास 4 है, एंड z की वैल्यू हमारे पास x के बराबर है, यानी कि वो भी कितने आ जाएगी, 3 आ जाएगी। देन फाइनली हमारे पास जो पॉइंट आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए, यानी 3,4,3 आ चुका है, राइट। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को डील करना था आप लोगों को। ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। ठीक है। यहाँ पे A1 A2 AN हमारे पास सीक्वेंस ऑफ द रियल नंबर्स गिवन है। ठीक है। Sn रिप्रेजेंट करता है हमारे पास A1 प्लस A2 प्लस AN अप टू द AN तक। ठीक है। एक्चुअल में एक है समीशन ऑफ ऑल द टर्म्स है, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे गिवन है 2 टाइम्स ऑफ Sn इक्वल्स टू एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है। सी हमारे पास एक कोई हमारे पास रियल नंबर है, ठीक है, कांस्टेंट एक तरीके का। एंड एन रिप्रेजेंट करता है हमारे पास nth टर्म, ठीक है, ऑफ द सीक्वेंस। देन हमारे पास यहाँ पे n जो है 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर हो सकता है n तक। ठीक है। देन पूछा जा रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई भी करता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हमें एस एन क्या गिवन है, A1 प्लस A2 प्लस A3, राइट, एंड अप टू ए, राइट। एंड हमारे पास यहाँ पे एस एन की एक और वैल्यू गिवन है, दैट इज n/2। ठीक है। C प्लस ए है। इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है। तो देखो, अगर मान लीजिए हमारे पास A1 A2 A3 एंड अप टू द AN टर्म तक अगर ये AP में है, यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो उसका समीशन आप लोग क्या लिखते थे, उसका समीशन आप लोग लिखते थे एस एन डैश, कुछ मान लेता हूँ मैं, अभी एस एन के बराबर नहीं है। ठीक है, वैसे मान के चल रहे हैं हम। ठीक है। तो यानी फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ठीक है, A1 प्लस AN, और हम लोग क्या बोलते थे, जितने भी नंबर ऑफ टर्म्स रहते थे डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास क्या रहता था, एस एन रहता था, एस एन डैश। ठीक है। सिमिलरली अगर ये भी एपी में है, तो सेम तरीका इसके लिए भी लगाएंगे, राइट।
ये तो अभी इसके लिए लिखा है मैंने। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, एस एन डैश, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, एन रहेगी, राइट, एन बाई टू। देन हमारे पास फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म हमारे पास देखो, इसमें एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो इसके हिसाब से एन ए एन हमारे पास क्या रहने वाली है, लास्ट टर्म रहने वाली है, राइट। तो यानी कि ए वन इंटू वन प्लस एन टाइम्स ऑफ ए एन, ये हमारे पास क्या रहने वाला है, इसके लिए समीशन ऑफ द एन टर्म्स रहने वाला है, राइट। तो जीपी की बात करूँ सिमिलरली मैं, तो जीपी का पहला टर्म्स तो सेकंड टर्म अगर मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आने वाला है, कॉमन रेशियो के इक्वल आने वाला है, राइट। सिमिलर तरीके से अगर मैं लिखना चाहूँ nth टर्म के रूप में, ठीक है, अगर मेरे पास nth टर्म गिवन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ए एन अपॉन ए एन माइनस वन इक्वल्स टू आर। इतनी सी बात क्लियर है। देन अगर मुझे समीशन ऑफ एन टर्म्स लिखना है किसी भी जीपी का, तो ऐसे हमारे पास किसके बराबर होगा, फर्स्ट टर्म्स इनटू आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। इतनी सी बात क्लियर है। देन अगर मैं बात करूं, मुझे ए एन को रिप्लेस करना है, ठीक है, किसी भी टर्म से, इससे ए एन से, क्यों, क्योंकि मुझे जो अपना आंसर लेके आना है दैट इज कम्स अंडर ए एन, ठीक है, ए एन के रूप में मुझे अपना आंसर चाहिए। तो मैंने यहाँ से दोनों कॉमन रेशियोज को क्या कर दिया, इक्वल कर दिया, ठीक है। तो ए टू अपॉन ए वन हमारे पास किसके इक्वल है, ए एन अपॉन ए एन माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ से मैं अपनी जो ए एन की वैल्यू है वो क्या लिख सकता हूँ, ए टू बाई ए वन इंटू ए एन माइनस वन। इसी बात क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को ए एन की वैल्यू मिल चुकी है, तो मैं यहाँ पे ए वन की वैल्यू को यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। आई थिंक यहाँ पे मुझे ए एन के रूप में चाहिए था ना इक्वेशन, तो मैंने ए वन की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करनी है, राइट। तो मैंने ए वन की वैल्यू यहाँ पे निकाल दिया। इस बात क्लियर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए टू अपॉन ए एन, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ए एन माइनस वन, ठीक है। यहाँ पे आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, ठीक है। सिमिलरली मैं इसके लिए भी लिखूंगा इक्वेशन, ठीक है। बट आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा नोटिस करिए, ठीक है, जिस चीज पे मैं फोकस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, कि इस वाली टर्म्स पे फोकस कीजिए एक बार, ठीक है। तो जो इसकी जो एसेंट टर्म है, ठीक है, इस वाली इक्वेशन की जो एसेंट टर्म है, ठीक है, वो इसमें से किस चीज की इक्वल आ रही है, इन तीनों में से किसके इक्वल आपको दिख सकती है, थोड़ी सिमिलर टर्म्स की तरह देखें तो किस तरह हो सकती है। तो देखो यहाँ पे एन बाई टू आपको नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है, ठीक है। ए एन नजर आ रहा है, बिल्कुल नजर आ रहा है। सी की जगह यहाँ पे ए वन है, ठीक है, तो यहाँ पे सी इक्वल्स टू ए वन आ रहा है, ठीक है। और सी हमारे पास क्या एक तरह का रियल नंबर है, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है, राइट। तो ए वन भी हमारे पास रियल टर्म सी है, राइट, एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पे दे रखी है, देखिए रियल नंबर्स है, ठीक है। तो यानी कि हाँ, ये ऑप्शन करेक्ट हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे पास सी ए वन की इक्वल है तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। बात करते हैं ऑप्शन बी को, चेक करते हैं एक बार, ठीक है। एन बाई टू है, बिल्कुल है, ठीक है। सी की वैल्यू ए वन है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे ए एन था, यहाँ पे एन टाइम्स ऑफ ए एन है, तो यहाँ पे जो एन एक्स्ट्रा आया है इसके कारण ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम लोग ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी चेक करते हैं, ठीक है। ये तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो चुका है, गलत हो चुका है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे एन आ रखा है, ठीक है। सिमिलरली हम लोग जीपी की बात करें, ठीक है, तो जीपी में ना कहीं पर भी, यहाँ पे भी कहीं पर भी एन बाई टू कहीं भी टर्म नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी ऑलरेडी इनकरेक्ट हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी एन बाई टू वाली टर्म नहीं है, या कोई भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाली टर्म नहीं गिवन है, जैसे कि यहाँ पे गिवन थी, ठीक है। तो यानी कि कभी भी जीपी का तो ये फॉर्मूला हो ही नहीं सकता है एसएन टर्म के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी एंड ऑप्शन नंबर डी हमारे पास ऑलरेडी गलत हो जाते इनिशियल स्टेज पे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, ठीक है। एक हमारे पास फंक्शन है आर, ठीक है, जिसकी रियल नंबर से रियल नंबर पे हमें क्या दे रखा है, डोमेन रियल नंबर है और रेंज भी उसकी रियल नंबर है, ठीक है।
स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। और जो हमारे पास एफ ऑफ टी है, यानी कि जो हमारे पास जो फंक्शन है एफ ऑफ टी, ठीक है, इसमें टी क्या हमारे पास डोमेन है, ठीक है, जो कि रियल नंबर से बिलोंग करता है, जो हमारे पास रेंज है इसकी, ठीक है, रेंज भी रियल नंबर है, एंड जो रेंज है हमारे पास यहाँ पे, उसकी हमें यहाँ पे एक छोटी सी इक्वेशन गिवन है एक तरीके की, ठीक है। तो वो हमारे पास, इसको जब आप लोग सॉल्व करोगे, एफ ऑफ टी मोड एफ टी राइट इज लेस देन पाई बाई टू, तो आप लोग को ये चीज समझ में आएगी यहाँ से कि जो हमारे पास रेंज है वो लाई कर सकती है, ठीक है, एफ ऑफ टी लाई कर सकता है माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू के बीच में। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है तो मैंने यहाँ पे इक्वलिटी इंक्लूड नहीं की हुई है। तो रेंज भी हमें पता चल चुकी है इसकी, माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू के बीच में ये रेंज आने वाली, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। देन हमें यहाँ पे गिवन है कोई भी एक फंक्शन है जी ऑफ, ठीक है, टी राइट, जी ऑफ टी हमें कोई फंक्शन गिवन है जो कि हमारे पास साइन एफ ऑफ टी के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को गिवन है। एंड जो हमारे पास टी बिलोंग कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, वो बिलोंग कर रहा है 0 से पाई के बीच में, ठीक है। और हमारे पास जो एफ ऑफ टी है वो क्या एक तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन है, राइट, यानी कि जैसे जैसे मैं टी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, मेरे फंक्शन की वैल्यू क्या हो रही है, गिर रही है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पे जो एफ ऑफ एक्स का कुछ ग्राफ बना के देखते हैं, रफ ग्राफ बना रहा हूँ मैं, ठीक है। रफ ग्राफ कुछ इस तरीके से आ रहा है इसका, ठीक है। इतनी सी बात क्लियर है। इसकी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू है, ठीक है, और मिनिमम वैल्यू कितनी है इसकी, माइनस का पाई बाई टू है, ठीक है। तो ये हमारे पास एफ ऑफ टी का ग्राफ बना चुका हूँ मैं, थोड़ा सा रफ ग्राफ, ठीक है। फिर बात करते हैं जी ऑफ टी की बात करते हैं, ठीक है। तो जी ऑफ टी की बात करूं अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, तो यानी कि अगर मैं यहाँ पे सबसे पहले साइन का कर्व का ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है, साइन कर्व का, मुझे किस इंटरवल में साइन का ग्राफ बनाना चाहिए थोड़ा समझते हैं। यहाँ पे देखो एफ ऑफ टी हमारे पास कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू तक लाई करता है, ठीक है। तो साइन के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू में आ रही है, इतनी तो मुझे समझ में आ गया। तो मैं यहाँ पे माइनस पाई बाई टू और यहाँ पे प्लस पाई बाई टू के बीच में इसका ग्राफ बनाता हूँ, ठीक है। तो यानी कि हमारे पास जो साइन का कर्व जाने वाला है वो कुछ इस तरीके का जाने वाला है, राइट, साइन का कर्व जो रहता है वो इस तरीके का रहता है, ठीक है। तो साइन थीटा का जो कर्व रहता है ये रहेगा, जहाँ पे थीटा बिलोंग कर रहा है माइनस का पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू पे। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है, ये साइन थीटा का ग्राफ है। अब मुझे एक चीज समझाना आप लोग, ठीक है, यहाँ पे कि जो हमारे पास जी ऑफ टी है, ठीक है, उसके अंदर जैसे जैसे मैं टी की वैल्यू बढ़ा रहा हूँ, ठीक है, टी मैंने सबसे पहले रखा 0, फिर मैं बढ़ रहा हूँ पाई की तरफ, ठीक है, वैसे वैसे मेरा क्या कर रहा है, जो पाई बाई टू से मेरी पाई बाय माइनस टू की तरफ क्या कर रही है, वैल्यू टेंड कर रही है, ठीक है, किसकी, एफ ऑफ एक्स की, ठीक है। इसका मतलब हमारे पास इस तरफ से ग्राफ इस तरफ की ओर चल रहा है, ठीक है, साइन का मतलब मेरे क्या कर रहा है, टी जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, तो जो मेरे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू, एफ ऑफ टी की जो वैल्यू है वो क्या कर रही है, डिक्रीज कर रही है, राइट। तो यानी कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई टू थी, फिर वो किसकी तरफ बढ़ रही है, माइनस के पाई बाई टू की ओर बढ़ रही है, जैसे कि मैंने यहाँ पे एफ ऑफ टी का ग्राफ बनाया हुआ है, राइट। तो इसका असर साइन एफ ऑफ टी पे क्या पड़ रहा होगा, आप मुझे वो एक्सप्लेन करिए, ठीक है, क्या हो रहा होगा, पाई बाई टू से मैं माइनस के पाई बाई टू की तरफ जा रहा हूँ, तो साइन टी हमारे पास क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो यानी साइन एफ ऑफ टी हमारे पास क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। अगर हम लोग पाई बाई टू से माइनस के पाई बाई टू की तरफ जा रहे हैं, तो साइन क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ऑफ कोर्स। तो साइन डिक्रीज कर रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास जी ऑफ टी क्या हो चुका है, एक तरह का डिक्रीजिंग फंक्शन आ चुका है, ठीक है। किस इंटरवल में,
जैसे जैसे मैं टी इंक्रीज कर रहा हूँ 0 से पाई के बीच में। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी, होप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था आप लोगों को। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, कि हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शंस है एफ एंड जी, जो कि रियल नंबर से रियल नंबर पे बिलोंग करते हैं। ठीक है, देन हमारे पास यहाँ पे जी इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, जी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। एंड पूछा जा रहा है कि हमसे कि एफ ऑफ ये अगर जी ऑफ एक्स अगर हमारे पास कंटिन्यूअस है, तो इसका इम्प्लाई ये कर रहा है कि एफ ऑफ एक्स भी हमारे पास क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, यानी कि अगर ये चीज इसको इम्प्लाई कर रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये हमेशा ट्रू होना चाहिए, ऑलवेज ट्रू। ठीक है, अगर मैं ऐसा मान लेता हूं कि जी ऑफ एक्स अगर एक कंटिन्यूस है, ठीक है, और अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस भी हो सकता है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है, देन ये क्या हो जाएगा, हमारे पास नॉट ट्रू हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा जो क्वेश्चन वाले ने गिवन है। ठीक है, ये कंडीशन को हमें सेटिस्फाई कराना है। तो मैं ऐसा मान लेता हूं कि कोई हमारे पास एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, ठीक है, जिसपे हमारे पास जी ऑफ एक्स अगर कंटिन्यूस आ जा रहा है, तो वो स्टेटमेंट हमारे पास गलत हो जाएगा। ठीक है, तो मैं सबसे पहले ऑप्शन नंबर बी से चालू करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है एक्चुअल में। ठीक है, क्यों करेक्ट है उसका कारण इलिमिनेशन से आएगा। ठीक है, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है एक्चुअल में काफी ज्यादा। तो ऑप्शन नंबर बी चेक करते हैं एक बार सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास है ये, ठीक है, इसको अगर मैं मान लेता हूँ कुछ इस तरीके का फंक्शन, ठीक है, ये कुछ टू पे इसका कुछ वैल्यू इस तरीके से जा रहा होगा। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पे -2 पे कुछ इसकी वैल्यू इस तरीके से जा रही होगी। ठीक है, ये क्या डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, राइट, एफ ऑफ एक्स। चल इसका मोड लेके देखते हैं एक बार। ठीक है, जैसे मैंने इसका मोड लिया, ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरीके से बना देता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने इसका मोड लिया, तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आने वाली है, कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, राइट। एंड हमारे पास ये जो ग्राफ है एक्चुअल में, ठीक है, वो किस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा, राइट। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो कि हमारे पास जो ग्राफ होता है वो फ्लिप कर जाता है, राइट, यानी -2 का +2 हो जाएगा, एंड जो भी जो फर्दर वैल्यूज रहेगी वो भी हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी। यानी कि हमारे पास जब एफ ऑफ एक्स था वो क्या था, नॉट कंटिन्यूस था। ठीक है, डिसकंटिन्यूस था, यानी कि, ठीक है, डिसकंटिन्यूस फंक्शन था। बट हमारे पास मोड एफ ऑफ एक्स क्या हो चुका है, हमारे पास कंटिन्यूस आ चुका है। और वही तो हमारे पास क्या था, एक्चुअल में जी ऑफ एक्स था, राइट। तो यानी कि हमारे पास जो कंडीशन आ रही है वो नॉट ट्रू वाली कंडीशन आ रही है, जहां पे अगर एफ ऑफ एक्स हमारे पास डिसकंटिन्यूस है, तब भी हमारे पास जी ऑफ एक्स क्या आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है। जबकि हमारे पास कंडीशन क्या फुलफिल होनी चाहिए थी, कि हर जी ऑफ एक्स जो है, ठीक है, वो कंटिन्यूस है। इसका मतलब ये है 100% कि एफ ऑफ एक्स हमारे पास कंटिन्यूस ही होगा। ठीक है, उसमें कोई भी डिसकंटिन्यूटी का कोई भी फंक्शन हम लोग नहीं बना सकते। ठीक है, जबकि मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूटी से एक कंटिन्यूटी फंक्शन बना दिया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते सी ऑप्शन। मान लेते हैं हम लोग यहाँ पे अब एफ ऑफ एक्स हमारे पास सिमिलर तरह का कुछ ग्राफ था पहले वाली। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस ग्राफ बनाता हूँ मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे -2 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे +2 है, यहाँ पे -2 है। ठीक है, देन हमारे पास अगर मैं बात करूँ, ठीक है, इसका अगर मैं क्या लेता हूँ, स्क्वायर ले लेता हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर पे हमारे पास ये वैल्यू किस पे शिफ्ट हो जाएगी, 4 पे शिफ्ट हो जाएगी। तो ये वाला पार्ट तो हमारे पास सेम रहने वाला है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर। देन हमारे पास जो नीचे वाला पार्ट रहेगा, वो भी क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यानी मैंने यहाँ पे डिसकंटिन्यूअस फंक्शन लिया था, और उससे जो हमारे पास जी ऑफ एक्स बना है एक्चुअल में, वो क्या आ चुका है, कंटिन्यूअस आ चुका है।
ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो कंडीशन है ऊपर वाली कंडीशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, तो ऑप्शन नंबर सी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, कि मैं एफ ऑफ एक्स को क्या मान लेता हूँ यहाँ पे। देन हमारे पास यहाँ पे अगर मैं एक्स लेस देन जीरो के लिए, ठीक है, इसको अगर पाई मान लेता हूँ, और अगर मैं एक्स ग्रेटर देन जीरो के लिए, इक्वल्स टू जीरो के लिए इसको जीरो मान लेता हूँ, तो अगर आप लोग इसका ग्राफ ड्रॉ करोगे, राइट, तो उसका ग्राफ क्या आने वाला है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है, राइट। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देन अगर मैं एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो के लिए बात करता हूँ, ठीक है, तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से आने वाला है। ठीक है, एक्स एक्सिस ही आने वाली एक्चुअल में। ठीक है, देन इसके बाद बात करते हैं हम लोग साइन एफ ऑफ एक्स की, जो कि हमारे पास जी ऑफ एक्स के बराबर है। ठीक है, तो जब आप लोग इसके अंदर पाई रखते हो एंड जीरो रखते हो इसके अंदर वैल्यूज को, तो दोनों ही केस के अंदर साइन के अंदर हमें जीरो मिलता है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास जी ऑफ एक्स का जो ग्राफ आने वाला है एक्चुअल में एक्स एक्सिस ही आने वाली है। ठीक है, सारी वैल्यूज के लिए। तो इसका मतलब हमारे पास जी ऑफ एक्स का एक तरह का कंटिन्यूस फंक्शन है, राइट। जबकि हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, डिसकंटिन्यूस फंक्शन था एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, एट एक्स इक्वल्स टू जीरो पे हमारे पास क्या था, इट इज डिसकंटिन्यूस। ठीक है, इतनी सी बात आप लोग को समझ में आई होगी, होप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन है एक्चुअल में, कि व्हाट इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल whose sides are parallel to the coordinate axes। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के हमारे पास पैरेलल साइड्स हैं उसकी। ठीक है, यानी कि एक्स एंड वाई एक्सिस की बात कर रहा है वो एक्चुअल में। ठीक है, इन डिस्क्राइब अंडर द ग्राफ दिस। ठीक है, इस पैराबोला के ग्राफ के अंदर वो हमारे पास रेक्टेंगल इनस्क्राइब है, जिसकी साइड्स हमारे पास एक्स एंड वाई एक्सिस के पैरेलल गिवन है। ठीक है, एंड अबव द एक्स एक्सिस जो ग्राफ लाई कर रहा है एक्चुअल में, ठीक है, वो अबव द एक्स एक्सिस लाई कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास रेक्टेंगल है वो अबव द एक्स एक्सिस है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देन हम सबसे पहले क्या बनाएंगे, इस पैराबोला का ग्राफ बनाएंगे। देन उसके अंदर हम लोग एक रेक्टेंगल को मानेंगे। ठीक है, फिर हम लोग उसका क्या करेंगे, एरिया कैलकुलेट करेंगे। इस तरीके से हमारे पास स्टेप्स रहने वाली है आगे के लिए। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका ग्राफ बनाते हैं। तो इस ग्राफ की इक्वेशन हमारे पास क्या है, y इक्वल्स टू वन माइनस एक्स स्क्वायर है, राइट। तो जब हमारे पास एक्स स्क्वायर के जो कॉफिशिएंट होता है, ठीक है, अगर वो हमारे पास नेगेटिव रहता है, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास जो पैराबोला की जो ओपनिंग है वो डाउनवर्ड ओपनिंग है। ठीक है, अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू, अगर एक्स स्क्वायर के आगे हमारे पास अगर पॉजिटिव कॉफिशिएंट लगा रहा होता है, तो इसका मतलब है कि इसकी जो वैल्यू आने वाली है वो अपवर्ड हमारे पास ओपनिंग रहने वाली है। ठीक है, अपवर्ड अपवर्ड ओपनिंग रहेगी उसकी। ठीक है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसके सबसे पहले रूट निकालते हैं हम लोग इस इक्वेशन के। तो इस इक्वेशन के रूट आपको पता है कितने आएगा, जब इसको मैं जीरो के इक्वल कर दूंगा, जब हमारे पास वाई जीरो रहता है तभी हमें रूट मिलता है, राइट, एक्चुअल में। तो वन माइनस एक्स, ठीक है, यहाँ पे वन प्लस एक्स हमारे पास जीरो आ रहा है, तो एक्स की हमारे पास दो वैल्यूज आ रही है, प्लस माइनस वन। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस वन होगा, यहाँ पे कहीं प्लस वन होगा। इतनी सी बात क्लियर है, राइट। और हमारे पास यहाँ पे एक्स का क्या है, नेगेटिव साइन है। ठीक है, और हमारे पास जीरो पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, प्लस का वन आ रही है। देन हमारे पास ये ग्राफ कुछ इस तरीके से ओपन होने वाला है। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। तो ये हमारे पास ग्राफ बन चुका है। ठीक है, देन हमें यहाँ पे क्या करना है, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है जिसकी साइड्स हमारे पास क्या है, पैरेलल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट एक्सिस के। तो चलिए मान लेते हैं हमारे पास कुछ रेक्टेंगल इस तरीके से फॉर्म हुआ है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। कुछ इस तरीके का रेक्टेंगल रहेगा, मुझे इसका एरिया निकालना है, मुझे इसकी साइड्स निकालनी है। चलिए देखते हैं। तो मैं एक सिंपल सा फंडा यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। मान लेते हैं ये वाला कोऑर्डिनेट हमारे पास एक्स कोमा जीरो कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो हमारे पास ये वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा इसका, आप लोग निकाल सकते हो, राइट। एक्स अगर मैं इसके अंदर वैल्यू पुट करता हूँ,
तो इस पैराबोला को सेटिस्फाई करेगा तो y कोऑर्डिनेट मेरे को मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतनी सी बात क्लियर है। देन हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे कितने आएगा? माइनस एक्स कोमा 0 पॉइंट आने वाला है। ठीक है, जो हमारे पास सिमेट्री है उससे। देन हमारे पास यहाँ पे सिमेट्री से कितना पॉइंट आ जाने आने वाला है? माइनस का 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाने वाला है। ठीक है, तो मुझे इसका एरिया लिखना है, राइट? तो इसका एरिया कितना आ जाएगा? इस साइड की लेंथ कितनी है? 2x है, राइट? तो 2x इंटू वो इसकी जो हाइट है, मतलब हमारे पास जो इसकी विड्थ है, एक्चुअल में वो विड्थ कितनी है हमारे पास यहाँ से? ठीक है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसकी मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। ठीक है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? तो अब ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि किसी चीज की मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको डिफरेंशिएट करेंगे, उसके हम लोग क्या निकाल लेंगे? मैक्सिमा निकालेंगे, राइट? देन डी ए बाय डी एक्स हम लोग निकालते हैं, उसको जीरो करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको 2x माइनस 2x क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड मुझे इसको क्या करना है? डिफरेंशिएट करना है। तो 2 माइनस 6x स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू 0। देन हमारे पास एक्स स्क्वायर की जो वैल्यू आ चुकी है वो कितनी आ चुकी है यहाँ से? 1/3 आ चुकी है। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। देन हमारे पास एक्स की कितनी वैल्यू आ जाएगी? प्लस माइनस 1/3। तो इन दोनों वैल्यूज के लिए हमारे पास क्या आ रहा है? एक्चुअल में इसका जो एरिया आ रहा है वो मैक्सिमम आ रहा है। ठीक है, प्लस माइनस √3, सॉरी। ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, अब इसका एरिया निकाल लेते हैं। ठीक है, इसके अंदर वैल्यूज रख देंगे। तो यहाँ से हमारे पास लेंथ की वैल्यू कितनी आ चुकी है? 1/√3 इंटू 2 आ चुकी है, राइट? ये हमारे पास लेंथ रहने वाली है। देन हमारे पास इसकी जो ब्रेथ आएगी रेक्टेंगल की वो कितनी आएगी? 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बराबर, यानी कि 1 माइनस 1/3, यानी कि हमारे पास 2/3 आने वाली है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास एरिया क्या होता है? एल इंटू बी होता है रेक्टेंगल का। तो यानी कि हमारे पास यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू आ चुकी है 4/3√3। इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा? इस तरीके से करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो सबसे पहले बात करते हैं 8th क्वेश्चन की, कि यहाँ पे गिवन है हमें एक एम, हमारे पास क्या है? सेट है 3x3 मैट्रिक्स का, जिसकी सारी की सारी जो वैल्यूज है, ठीक है, जो मैट्रिक्स के अंदर वैल्यूज डाली जा रही है वो सारी की सारी क्या है? रियल है। ठीक है, द रिलेशन है हमारे पास, ठीक है, ऑन एम, जहाँ पे रिलेशन की वैल्यू हमें गिवन है कुछ इस तरीके से। ठीक है, ए कोमा बी बिलोंग कर रहा है एम क्रॉस एम से। ठीक है, जहाँ पे डेफिनेशन हमें गिवन है उसकी डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, बिलोंग्स टू एन इंटीजर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, देन हमसे पूछा जा रहा है जो रिलेशन आर है, ठीक है, वो किस तरीके का है? हमारे पास रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, या इक्विवेलेंट रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या चेक करेंगे? रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे। ठीक है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए हमारे पास ए कोमा जो बी है उसमें बी की वैल्यू भी क्या होती है? ए होती है, राइट? यानी ए हमारे पास बी के बराबर होगा। रिफ्लेक्सिव के लिए यही कंडीशन होती है, राइट? देन हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस ए, क्या जीरो आ रहा है? क्या बिल्कुल है। ठीक है, क्या जीरो हमारे पास इंटीजर को बिलोंग करता है? बिल्कुल करता है। तो यानी कि ये जो रिलेशन है हमारे पास क्या है? रिफ्लेक्सिव तो है। ठीक है, देन हम लोग बात करने वाले सिमेट्रिक की। ठीक है, तो सिमेट्रिक में हमें क्या चेक करना होता है, थोड़ा सा समझते हैं। अगर ए कोमा बी हमें कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी हमारे पास अगर इंटीजर है, देन ठीक है, बी माइनस ए, ठीक है, बी कोमा ए के लिए, यानी कि ए की जगह बी और बी की जगह अगर मैं ए रख देता हूँ, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस ए। ठीक है, अगर ये इंटीजर आ जाता है, ठीक है, अगर ये इंटीजर आ जाता है, देन ये हमारे पास क्या होगा? सिमेट्रिक होगा। तो चलिए चेक करते हैं कि अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी अगर इंटीजर है, अगर मैं यहाँ से -1 कॉमन ले लेता हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 बी माइनस ए हो जाएगा, राइट? ये इक्वल्स टू एन इंटीजर, राइट? देन अगर मैं -1 को कॉमन ले लेता हूँ, बाहर की तरफ निकाल देता हूँ, देन डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस ए हमारे पास क्या आ जाएगा? ठीक है, नेगेटिव इंटीजर आएगा, राइट? तो क्या ये इंटीजर नहीं है? क्या बिल्कुल है। ठीक है, तो इस कंडीशन को क्या सेटिस्फाई कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है।
देन हमारे पास क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं ट्रांजिटिव की। ठीक है, क्या ट्रांजिटिव है क्या नहीं है। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए हमें क्या चेक करना होता है, अगर मान लीजिए ए माइनस बी हमारे पास, ठीक है, या मैं बोल सकता हूँ कि ए कोमा बी के लिए भी बात करता हूँ, ये शो कर रहा है डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी हमारे पास क्या इंटीजर है। ठीक है, फिर बी कोमा सी पेयर के लिए बात करता हूँ मैं। ठीक है, उसके लिए भी सेम कंडीशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी भी हमारे पास क्या आ रहा है, इंटीजर आ रहा है। ठीक है, हमें क्या चीज चेक करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस सी हमारे पास क्या होना चाहिए, हमें प्रूफ करना रहेगा कि वो भी एक इंटीजर आ रहा है। अगर हम ये इंटीजर प्रूफ कर देते हैं देन वो हमारे पास ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज वो ट्रांजिटिव नहीं होगा। ये तो गिवन कंडीशन होती है। ठीक है, और ये हमें प्रूफ करना होता है। ठीक है, क्या आप लोग इसको प्रूफ कर सकते हैं क्या, कुछ बातें याद रखना, जैसे कि मान लीजिए हमारे पास डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी जो होता है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। ठीक है, बट अगर हम लोग किसी भी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की बात करता हूँ मैं, ठीक है, उसको आप लोग डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ बी नहीं लिख सकते। ठीक है, ये चीज सरासर गलत है, इतनी सी बात हमेशा याद रखना आप लोग। ठीक है, तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे इसको इंटीजर प्रूफ करना चाहूँ, ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ, अगर मैं ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी अगर मैं इसको लिखूं, तो क्या मैं इसको डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस बी, ठीक है, प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ बी माइनस सी लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता। ठीक है, जबकि ये I1 और ये I2 है हमारे पास, उसकी फॉर्म में नहीं लिख पा रहा हूँ, तो यानी कि कहीं ना कहीं एक ऐसा काउंटर एग्जाम्पल हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है, जहां पे ये इंटीजर नहीं आ रहा हो। इतनी सी बात क्लियर है। ये मे भी हो सकता है कि ट्रांजिटिव हो सकता है, नहीं भी हो सकता, बट एक्चुअल में काउंटर एग्जाम्पल देना पड़ेगा आप लोगों को इसके लिए। ठीक है, मेरे पास अभी काउंटर एग्जाम्पल नहीं है। ठीक है, आप लोग खुद से एक बार चेक करिएगा कि इसका काउंटर एग्जाम्पल है या नहीं है। ठीक है, तो ये देखो रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक है, ये दोनों ऑप्शन गलत हो जाते हैं क्योंकि यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के बारे में बोला गया है दोनों में। ठीक है, और यहाँ पे सिमेट्रिक के बारे में बोला गया जो कि गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी भी करेक्ट हो सकता है। आप लोगों को चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, ये चीज को आप लोग ये नहीं लिख सकते, ये हमेशा याद रखना। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को कोई काउंटर एग्जांपल ढूंढना पड़ेगा जहां पे हमारे पास ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस बी और डिटरमिनेंट ऑफ बी माइनस सी तो इंटीजर आ रहे हैं, बट हमारे पास डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस सी इंटीजर नहीं है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर एक्चुअल में ए करेक्ट है क्योंकि ये ट्रांजिटिव नहीं है। ठीक है, आंसर के अकॉर्डिंग। तो आप लोगों को इसका एक काउंटर एग्जांपल ढूंढना होगा, तभी आप लोग ये चीज कह सकते हो। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन की जो कि बाइनोमियल से आया हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इस समीशन ऑफ द सीरीज निकालना है। ठीक है, काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन यार ये। ठीक है, आप लोग वो वन प्लस एक्स की पावर एन का कुछ एक्सपांशन अगर पता है तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ क्या होता है। ठीक है, NC0 एक्स की पावर 1 प्लस NC2 एक्स की पावर 2, ठीक है, प्लस सॉरी NC1 एक्स की पावर n, NC2 एक्स की पावर 2 प्लस NC3 एक्स की पावर 3 एंड सो ऑन NCn एक्स की पावर n, राइट। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मुझे x के कोफिशिएंट्स को हटाना है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, x की वैल्यू 1 रख देने वाला हूँ। तो यानी कि 1 प्लस 1 की पावर n हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, NC0 प्लस NC1 प्लस NC2, ठीक है, प्लस NC3 एंड सो ऑन हमारे पास NCn के बराबर हो जाने वाला है। ठीक है, देन ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, 2 की पावर n इक्वल्स टू NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NCn के बराबर हो जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। देन हम लोग क्या करने वाले हैं यहाँ पे थोड़ा सा समझना, कि हम लोग यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर मैं n को 23 मान लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी, 24 टर्म्स होगी। ठीक है, जितने हमारे पास इंडेक्स रहता है उससे एक ज्यादा हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स रहती है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि मान लीजिए अगर हमारे पास 1 प्लस एक्स की पावर 23 है,
तो जब आप लोग इसका एक्सपांशन करेंगे तो उसमें टर्म्स कितनी आएंगी, 24 टर्म्स आएगी। ठीक है, देन हमें यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, तो मैं थोड़ा सा इस वाली जो सीक्वेंस है इसको थोड़ा सा आप लोगों को इलोबरेट करके दिखाता हूँ कि एक्चुअल में है क्या वो सीक्वेंस। 23C0 होगा, 23C2 होगा, 23C3 होगा, ठीक है, 23C5 हो सॉरी 6 होगा, प्लस 23C8 होगा, तो हमारे पास 23C और क्या क्या होंगे, 10 होंगे, प्लस 23C12 होगा, प्लस 23C हमारे पास क्या होगा, 14 होगा, प्लस 23C हमारे पास 16 होगा, राइट। एंड हमारे पास यहाँ पे 23C18 होगा, 23C20 होगा, एंड 23C22 होगा। इतनी ही टर्म है हमारे पास, राइट। मैं थोड़ा सा आप लोग को इलोबरेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग विजुअलाइज कर पाए, जो मैं आप लोगों को डायरेक्टली बता सकता था, ठीक है, बट मैंने बताया नहीं। यहाँ पे इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, आप लोगों को पता है, अगर एनसी जो आर होता है हमारे पास क्या होता है, एनसी एन माइनस आर के बराबर होता है, ठीक है। तो सिमिलर कंसेप्ट से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 23C1 लिख सकता, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23C2 लिख सकता हूँ क्या, या 20C3 लिख सकता हूँ, राइट। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23C5 लिख सकता हूँ। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23C4+7 लिख सकता हूँ, राइट, 4+3 7 हो जाएगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23C हमारे पास 6 और 3 कितना हो चुका है, 9 आ चुका है, राइट। मैं इसको 9 लिख सकता हूँ। देन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23C11 लिख सकता हूँ। इतनी सी बात क्लियर है। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 23C, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 23C13 लिख सकता हूँ, बट मैं नहीं लिख रहा हूँ। उसको क्यों नहीं लिख रहा हूँ आपको समझ में आएगा। जरा इस वाली सीक्वेंस को आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज करते हैं आप, ठीक है। 23C0 हमारे पास टर्म है, बिल्कुल है, ठीक है। 23C1 भी आ चुकी है, अब हमारे पास पहले नहीं थी, ठीक है। फिर हमारे पास 23C2 वाली टर्म भी आ चुकी है यहाँ पे, ठीक है। देन हमारे पास अब 23C वाली टर्म हमने बना ली है, ठीक है। ऐसे सोन कहाँ तक जा रहा है ये, थोड़ा सा आप देखिए, यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू 23C10 एंड 23C11 तक जा रही है। तो 23C11 तक हमारे पास मैक्सिमम टर्म्स है, ठीक है। तो ये टर्म्स हमारे पास कितनी टर्म्स हुई, देखिए यहाँ पे 1 से 11 तो ये है, और हमारे पास 0 वाली है, तो यानी हमारे पास 12 टर्म्स है कुल मिला के, ठीक है। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि अगर हमारे पास कभी भी सीक्वेंस में, ठीक है, अगर हमारे पास सीक्वेंस में पूरी एन टर्म्स होती हैं, ठीक है, कंटिन्यूअसली एन टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, n+1 सॉरी, n+1 टर्म्स है हमारे पास, ठीक है, जहां पे 2 की पावर n हमारे पास, n हमारे पास अगर ओड है, ठीक है, उस कंडीशन के अंदर हमारे पास इसकी जो वैल्यू आती है 2 की पावर n आती है। बट अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि हमारे पास यहाँ पे हाफ टर्म्स की बात करता हूँ मैं, मतलब इसकी मिड 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 वाले जो टर्म होगी उसकी बात करता हूँ मैं, वहां तक की बात करता हूँ, तो जो इसका आंसर निकल के आता है वो निकल के आता है 2 की पावर n-1। कैसे निकल के आता है, ठीक है, तो मैं पहले आपको सॉल्व कर देता हूँ इसका आंसर कितना आ रहा है। इसका आंसर है 2 की पावर 22, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट है। कैसे करेक्ट है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे, ठीक है। तो हमें ये वाली ऊपर वाली इक्वेशन पता है, राइट। हमें नीचे वाली इक्वेशन का प्रूफ करना है, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन हमारे पास ट्रू है कि नहीं है, ठीक है। मैंने इसको 2 की पावर n-1 के इक्वल बताया था आप लोगों को अभी, ठीक है। ये 2 की पावर n/2 के बराबर होती है, ठीक है। दोनों चीज सेम ही लिखी हुई है, ठीक है। आप लोगों को पता है, इतनी से मैथमेटिक्स आपको समझ में आती है। तो सबसे पहले मैं NC0 प्लस NC1 प्लस, ठीक है, NC2 एंड सो ऑन, हमारे पास जितनी भी टर्म्स है NCn तक मैंने सिंपल लिख दिया है, ठीक है। सेम कंसेप्ट हम लोग अगेन अप्लाई करेंगे यहाँ पे। इस टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC0 लिख सकता हूँ,
इसकी पहली वाली टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, NC1 लिख सकता हूँ। ठीक है, इसकी पहले वाली टर्म को NC2 लिख सकता हूँ, इसके पहले वाली टर्म को NC3 लिख सकता हूँ। ठीक है, अगर हमारे पास n ओड है तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास क्या रहेगी, इवन रहेगी। ठीक है, इवन नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास जो NC वो 0 है, ये इसके बराबर है। ठीक है, तो ऐसी हमारे पास एक मिड में ऐसी वैल्यूज आएगी जो कि हमारे पास क्या रहेगी, NC n-1/2, और यहाँ पे हमारे पास क्या रहेगी, NC n+1/2 रहने वाली है। ठीक है, इस टर्म से पहले तक की जो टर्म्स रहेगी और इस टर्म के जो बाद वाली टर्म्स रहेगी, ये दोनों सेम टर्म्स रहेगी, रिपीट हो रही है। ठीक है, ये सब टर्म्स रिपीट हो रही होगी 2 टाइम्स। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स ऑफ NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 एंड सो ऑन NC n-1/2 लिख सकता हूँ मैं इस चीज को। ठीक है, 2 की पावर n को। तो मैं अगर इस 2 को डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, दोनों तरफ अगर 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो ये यहाँ से क्या खत्म हो गया, यहाँ पे चला गया, राइट। और ये हमारे पास किसके बराबर है, 2 की पावर n-1 के बराबर है। तो इसकी वैल्यू इस तरीके से क्या आ चुकी है हमारे पास, 2 की पावर n-1 आ चुकी है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट होते हैं कुछ जो आपकी आपको आनी चाहिए। ठीक है, मैं आपको जब बाइनोमियल पढ़ाऊंगा वहां पे इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के भी इस पे क्वेश्चन कराऊंगा कि किस तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं अच्छे खासे। ठीक है, वहां पे हम लोग इसको डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। ठीक है, तो उस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं 10th क्वेश्चन की, जो कि फंक्शनल इक्वेशन से आया हुआ है। ठीक है, एंड इसमें कई जगह पे रिलेशन फंक्शन भी यूज किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें एक फंक्शन गिवन है। ठीक है, जो कि हमारे पास यहाँ पे रेशनल नंबर से रेशनल नंबर में डिफाइंड है। ठीक है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई गिवन है। तो कुछ चीजें मैं बता देता हूँ आप लोगों को जो कि आपको काफी हेल्प करेगी। ठीक है, आगे चल के 4 ऐसे फंक्शनल इक्वेशंस जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, मैं ट्रिक भी बताऊंगा कैसे याद करते हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस वाई है, वो हमारे पास एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के बराबर है। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे पास किसी भी स्ट्रेट लाइन को। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा ये। इतनी सी बात क्लियर है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे लैम्डा टाइम्स x+1 है, x+y है। ठीक, तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, लैम्डा एक्स प्लस लैम्डा वाई। तो आप लोग यहाँ पे चेक करिए कि मैंने यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या रखी है, x+y लैम्डा रखी है। ठीक है, क्या मैं इसको लैम्डा एक्स लैम्डा वाई की फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या एक तरीके का फंक्शन है। ठीक है, y हमारे पास क्या एक तरह का एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, यहाँ पे मैं y की जगह क्या लिख देता हूँ, एफ ऑफ एक्स लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसकी क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास। ठीक है, एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, लेमडा एक्स के बराबर है। ठीक है, अदर फंक्शनल इक्वेशंस को देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो अदर फंक्शनल इक्वेशंस हमारे पास क्या लिखते हैं, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स डॉट एफ ऑफ वाई। ठीक है, कुछ नहीं करना आप लोगों को, जो भी हमारे पास ये जो एक्स वाली टर्म होती है ना, जैसे कि मान लिया अभी मेरे एडिशन था यहाँ पे। ठीक है, अगर मैंने उसी चीज को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया, तो जो हमारे पास एक्स वाली टर्म थी वो ऊपर चली जाती है। ठीक है, इस लैम्डा के, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, एफ ऑफ एक्स की। ठीक है, ये तो हमारे पास हो गया एडिशन से, एडिशन की तरफ, एडिशन से प्रोडक्ट की तरफ। अब हम लोग चलते हैं, अगर हमें कुछ प्रोडक्ट की फॉर्म में दे रखा है इस तरीके से, देन हमें एडिशन की तरफ जाना है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास इस कंडीशन में, आप लोगों ने कभी भी एल एन एक्स देखा है, उसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको एल एन एक्स प्लस एल एन वाई लिख सकते हैं, राइट, लिख सकते हैं। तो यानी कि ये हमारे पास क्या है, एक तरीके का फंक्शन है कि जहां पे प्रोडक्ट को हम लोग एडिशंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही इसका क्या होता है, एक्चुअल में सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो जिसका सॉल्यूशन निकल के आएगा दैट इज लैम्डा टाइम्स एल एन एक्स। ठीक है,
तो इसका सॉल्यूशन होता ही है, एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाने वाली है, लैम्डा टाइम्स एल एन एक्स हो जाने वाली है। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे, इसको हम लोग कुछ इस तरह के लिखेंगे अब, राइट। प्रोडक्ट में जब भी जाएंगे सेम कंसेप्ट हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे, लैम्डा की पावर हमारे पास क्या चली जाएगी, एल एन एक्स चली जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या पता है, किसी भी ई की पावर अगर मैं, किसी ए की पावर अगर मैं एल एन एक्स करता हूँ तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स की पावर एल एन ए भी लिख सकते हैं। ये वाला हमारे पास क्या होता है, इंटरचेंज हो सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं एल एन ए को कि कोई कांस्टेंट मान लेता हूँ तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स की पावर लैम्बडा लिख सकता हूँ, राइट। तो यहाँ पे हम लोग इस चीज को क्या लिख सकते हैं, फाइनली एक्स की पावर लैम्बडा से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो इस इक्वेशन को जब इस इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हो तो इस तरीके से हम लोग इसको इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इक्वेशन है जो कि आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, फंक्शनल इक्वेशंस, मैंने इस पे कंप्लीट लेक्चर भी बनाया हुआ है। ठीक है, तो जिसकी आप लोग को यहाँ पे आईटी पे उसकी लिंक मिल जाएगी। ठीक है, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगा, वहां से आप लोग विजिट कर सकते हो, जहाँ पे मैंने कंप्लीटली फंक्शनल इक्वेशंस के काफी सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं, काफी सारी ट्रिक बताई हुई है। ठीक है, बात करते हैं इस क्वेश्चन की। ठीक है, जो क्वेश्चन हमें गिवन है यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यानी इसका सॉल्यूशन हमने अभी बताया था, राइट। इसका सॉल्यूशन क्या होता है हमारे पास, जो एफ ऑफ एक्स होता है हमारे पास किसके इक्वल होता है, फंक्शनल इक्वेशन के तौर पे लैम्डा एक्स के बराबर होता है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे एफ ऑफ वन इक्वल्स टू 10 गिवन है। तो एफ ऑफ वन अगर हमारे पास 10 है, जो कि हमारे पास लैम्डा एक्स के बराबर है, तो लैम्डा की वैल्यू हमारे पास क्या आ चुकी है यहाँ पे एक्चुअल में। ठीक है, कितनी आ जाएगी, 10 आ जाएगी, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू मिल चुकी है, तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास कितना हो जाएगा, 10x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, देन हम अगर मैं इसका ग्राफ बनाता हूँ तो ये ओरिजिन से पास होती हुई हमारे पास क्या है, एक तरह की लाइन है। ठीक है, जिसका स्लोप हमारे पास कितना है यहाँ पे। ठीक है, हमारे पास कुछ ये है। ठीक है, देन हमारे पास अगर स्लोप आ चुका है यहाँ पे, तो हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वन वन फंक्शन है, बिल्कुल है। और ये हमारे पास ऑन टू भी है। ठीक है, यानी हमारे पास यहाँ पे हर एक वैल्यू के लिए एक सर्टेन वैल्यू मिल रही है, तो वन वन फंक्शन है। ऑन फंक्शन कोडोमेन हमारे पास रेंज के बराबर है। ठीक है, तो जब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो फंक्शन क्या होता है, बाइजेक्टिव होता है, राइट। अगर वो बाइजेक्टिव है तो इन्वर्टिबल भी है, राइट। तो यानी कि हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं हम लोग इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन में हमें गिवन है, एक इंटीग्रल गिवन है, राइट, इस तरीके से। तो यानी कि हमें यहाँ पे आई की वैल्यूज फाइंड करनी है कि आई की वैल्यू क्या रहेगी हमारे लिए। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले एनालाइज करते हैं कि क्वेश्चन एक्चुअल में देख किस फॉर्म में रहा है। ठीक है, तो जब भी हमारे पास अगर कोई भी लिमिट माइनस ए से ए है, क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, या तो प्रॉपर्टी नंबर थर्ड लगती है, प्रॉपर्टी नंबर फोर लगती है, कुछ ऐसा होता है, राइट। बट इस केस में यहाँ पर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग एनालाइज करें लिमिट्स को, जो यहाँ पे लिखी हुई है लिमिट्स, और यहाँ पे एल एन फंक्शन दे रखा है। मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि मैं लिमिट्स को थोड़ा सा शॉर्ट कर सकूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, log x को कुछ t मान लेता हूँ। ठीक है, इससे होगा ये कि जो हमारे पास लिमिट्स है ना, वो छोटी हो जाएगी, कम हो जाएगी। कैसे कम हो जाएगी आपको अभी पता चल जाएगा। ठीक है, मैं इसको क्या डिफरेंशिएट करूंगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट। तो यानी कि अगर मैं इस फंक्शन को अब क्या लिख सकता हूँ, इंटीग्रल फंक्शन को दिस। ठीक है, लिमिट चेंज हो जाएगी, राइट। तो यानी कि यहाँ पे मैं अगर x रखता हूँ तो मेरे को t क्या मिलेगा, अगर मेरा x इक्वल्स टू ए की पावर पाई बाई टू है। ठीक है, और x इक्वल्स टू अगर मेरे पास e की पावर माइनस का पाई बाई टू है, देन मेरे पास जो लिमिट्स आएगी नहीं, ठीक है, वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे t फाइनल और t इनिशियल, राइट।
तो यानी कि यहाँ पे जब मैं रखूंगा e की पावर पाई बाई टू, ठीक है, ln x के अंदर, तो कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, दैट इज ln x, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे आप जब सॉल्व करोगे इसको तो पाई बाई टू आ जाएगा, राइट, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस का पाई बाई टू आ जाएगा। इतनी सी बात क्लियर है। देन हमारे पास नई लिमिट्स क्या आ चुकी है, कुछ इस तरीके से आ चुकी है। देन हम लोगों ने क्या किया था, log x को t माना था, तो मैंने यहाँ पे t रख दिया, तो साइन स्क्वायर टी प्लस साइन टी, ठीक है। और यहाँ पे dx की वैल्यू क्या आ चुकी है हमारे पास, x dt, राइट। dx हमारे पास क्या है, x dt है। बट मुझे तो x तो लाना ही नहीं है अपनी इक्वेशन में, तो मैंने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली। x की वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगी, e की पावर t आ जाएगी, राइट। तो e की पावर t dt इक्वल्स टू dx। तो ये हमारे पास dx की वैल्यू आ गई, तो मैंने यहाँ पर रख दी e की पावर t dt। जब कभी भी आप लोग को ऐसी इक्वेशंस नजर आए, ठीक है, e की पावर t और अंदर कुछ इस तरीके से नजर आए, तो ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है हमारे पास, ठीक है। किसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखो यहाँ पे स्क्वायर था, सॉरी, तो यहाँ पे टू आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन का मिस्टेक हो गया है, ठीक है, यहाँ पे टू टी आएगा, राइट। यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है। तो इतनी सी बात क्लियर है। देन हमारे पास इसकी जब भी ऐसी कोई फॉर्म नजर आती है, तो हमारे पास टू फॉर्मूलाज होते हैं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन के अंदर। तो मैं थोड़ा सा वो लेके आता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास ये दोनों फॉर्मूलाज हैं, ठीक है। अगर आपको कभी भी e की पावर x f ऑफ x प्लस f डैश x कभी भी नजर आ जाता है, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन निकालना है, तो उसका इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होता है, थोड़ा समझना है यहाँ पे कि हमारे पास पहले क्या हुआ होगा। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर वाली टर्म को क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ e की पावर x f ऑफ x, ठीक है। अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, पहला मैंने इसको लिया, इसका डेरिवेटिव किया, तो e की पावर x f ऑफ x, राइट। फिर मैंने सेकेंड वाली टर्म का डेरिवेटिव लिया, तो f डैश x और e की पावर x एज इट इज रहेगा, राइट। तो यानी कि हमारे पास इस कंडीशन के अंदर अगर मैं यहाँ पे e की पावर x कॉमन ले लेता हूँ, तो f ऑफ x प्लस f डैश x बचेगा, राइट। तो यही तो हमारे पास डेरिवेटिव है। तो मैं अगर किसी डेरिवेटिव का इंटीग्रेशन कर देता हूँ, तो इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव एक्चुअल में कैंसिल हो जाएंगे, और जो भी हमारे पास लिमिट रहती है, ठीक है, मान लें ये ए यहाँ पे माइनस का ए है, कुछ इस तरीके से, तो लिमिट इसके अंदर आके लग जाएगी, ठीक है। ई की पावर ए एफ ऑफ ए माइनस ई की पावर माइनस ए एफ ऑफ माइनस ए, तो ये हमारे पास क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। इतनी सी बात क्लियर है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। सेकेंड थिंग हमारे पास सिमिलर है, ठीक है, यहाँ पे बस ई की पावर एक्स की जगह हम लोगों ने क्या यूज किया हुआ है, एक्स यूज किया हुआ है। तो पहले वाले में एक्स है, ठीक है, और दूसरे वाले में एफ ऑफ एक्स है। देन हमारे पास सेकेंड वाले में क्या है, यहाँ पे एफ डैश एक्स, यानी कि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है, ठीक है, और एक्स वाली टर्म यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो उसका जो इंटीग्रेशन आएगा वो कुछ इस तरीके से आएगा, एक्स एफ ऑफ एक्स। अगर आप लोग इसका डेरिवेटिव भी लेके देखते हैं, ठीक है, एक बार, तो कितना आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज मैंने रखा, तो एक्स एफ डैश एक्स, राइट, प्लस, ठीक है, एफ ऑफ एक्स इंटू वन, ठीक है, ये हमारे पास आएगा इसका डेरिवेटिव। इतनी सी बात क्लियर है। तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आएगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ठीक है, इस तरीके से आएगा, एक्स एफ डैश एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है, इक्वल्स टू एक्स एफ डैश एक्स आएगा, सॉरी एफ ऑफ एक्स आएगा, ठीक है। तो इसी प्रॉपर्टी का मैं पहली वाली प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अगर मैं इस चीज को क्या लिख सकता हूँ, इस वाली पूरी चीज को थोड़ा सा आप लोग विजुअलाइज कीजिएगा, ठीक है। साइन टू टी हमारे पास क्या होता है, हमारे पास साइन टू टी का फॉर्मूला क्या होता है, टू साइन टी कॉस टी, राइट, टू साइन टी कॉस टी, राइट, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। यानी कि हम लोग फिर यहाँ पे इसको थोड़ा सा विजुअलाइज करें, तो हमारे पास इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, माइनस पाई बाई टू से प्लस के पाई बाई टू में, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अंदर वाली पूरी टर्म को डेरिवेटिव ऑफ साइन स्क्वायर टी
टी की पावर टी लिख सकता हूँ। बस आप थोड़ा सा विजुअलाइज करिए, उसको सॉल्व करके देखिए इसकी वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू आ रही है क्या सिमिलर आ रही है, क्या बिल्कुल सिमिलर आएगी। ठीक है, तभी मैंने लिखा है वो वहां पे। देन हमारे पास अब क्या हुआ है यहाँ पे, जब मैंने इस चीज को इस चीज में कन्वर्ट कर दिया है, राइट, तो हमारे पास डेरिवेटिव और इंटीग्रल एक्चुअल में कैंसिल हो जाएंगे, और जो लिमिट्स होगी इसके अंदर डायरेक्टली लग जाएगी, राइट। तो इंटीग्रल की वैल्यूज हमारे पास क्या आ चुकी है अब इस बार, साइन स्क्वायर पाई बाई टू टी की पावर पाई बाई टू माइनस, ठीक है, साइन स्क्वायर माइनस के पाई बाई टू टी की पावर माइनस के पाई बाई टू। ठीक है, साइन स्क्वायर पाई बाई टू कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, ई की पावर पाई बाई टू माइनस साइन स्क्वायर माइनस का पाई बाई टू कितना होगा, दैट इज आल्सो 1, राइट। और ई की पावर माइनस पाई बाई टू एज इट इज रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुकी है, इंटीग्रल की वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, हमें सेट गिवन है ऑफ द एक्स वाई प्लेन। ठीक है, जहाँ पे सेट में हमें एक्स कोमा वाई जो कोऑर्डिनेट है वो डिस्टेंसेस यानी कि मॉडुलस की फॉर्म में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे जेड हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो थोड़ा समझाता हूँ मैं कि जेड माइनस आयोटा जेड जो हमारे पास है, दैट इज द डी वन, इसको डी वन बोल देते हैं, दैट इज द एक्स कोऑर्डिनेट हियर। ठीक है, जैसे कि हमें 2,3 लिखना है। ठीक है, तो एक्चुअल में ये जो हमारे पास डिस्टेंस है, ये हमारे पास डिस्टेंस की फॉर्म में दे रखा है एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पे, दैट इज मॉड्यूलस। ठीक है, डी टू हमारे पास क्या है, मोड जेड स्क्वायर है। ठीक है, दैट इज वाई कोऑर्डिनेट हियर, राइट, कुछ इस तरीके से होगा। तो मैंने यहाँ पे एक रफ एग्जांपल लिया था 2,3। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि जो हमारे पास एक्स एंड वाई है वो किस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है इन चारों में से। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। एक्स को हमारे पास क्या है, जेड माइनस आयोटा जेड है, राइट, इस तरीके से ये एक तरह का मॉडुलस है, राइट। तो मैं यहाँ पे मॉडुलस को तोड़ सकता हूँ, किस तरीके से तोड़ सकता हूँ, यहाँ पे मैं जेड यानी कि जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसको कॉमन ले लेता हूँ, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस आयोटा बचेगा, राइट। तो यानी कि हमारे पास यहाँ पे अगर मैं बात करूँ इस वाली टर्म का मॉडुलस कितना होगा, किसी भी टर्म का अगर मॉडुलस निकालते हैं, जैसे कि मान लीजिए ए प्लस आयोटा बी का अगर मैं मॉडुलस निकालता हूँ तो वो कितना आता है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आता है, राइट। दोनों का कॉफिशिएंट का स्क्वायर किया जाता है। ठीक है, आयोटा का स्क्वायर नहीं होता है, कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर होता है, ये बात हमेशा याद रखना। ये मॉडुलस की वैल्यू रहती है। देन मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा, एक्स की वैल्यू मॉडुलस जेड, ठीक है, अंडर रूट 1 स्क्वायर प्लस, ठीक है, देखो इसका आयोटा का कोफिशिएंट क्या है, -1, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया। इसकी वैल्यू कितनी आ चुकी है, √2 जेड आ चुकी है। तीसरी बात क्लियर है, मॉडुलस जेड है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे y की वैल्यू क्या है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर है। तो मेरे पास y कितना है, मॉडुलस जेड का स्क्वायर है। और हमारे पास x कितना है, √2 मॉडुलस जेड है। ठीक है, तो यहाँ पे मॉडुलस जेड की वैल्यू कितनी आ चुकी है, x अपॉन √2 आ चुकी है। ठीक है, तो क्या मैं इसके अंदर वैल्यूज डालूंगा, क्या बिल्कुल डालूंगा। तो y इक्वल्स टू मॉडुलस जेड का स्क्वायर, मॉडुलस जेड कितना है, x/√2 है, x/√2। ठीक है, इसका स्क्वायर तो कितना आ जाएगा, x² बाय 2 आ जाएगा, राइट। तो y इक्वल्स टू x² बाय 2 हमारे पास क्या एक तरीके की इक्वेशन है, किस चीज की इक्वेशन है ये, एक तरह पैराबोला की इक्वेशन है, सर्कल की है, इलिप्स की है, हाइपरबोला, किसकी इक्वेशन है ये, तो मैं बोलूंगा एक पैराबोला की इक्वेशन है, राइट। तो इस तरीके से ये हमारे पास ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं इस क्वेश्चन के, यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमारे पास एक शिप की जो इंजन है, ठीक है, उसको लेबल किया गया ABC। तो मान लेते कुछ इंजन ए है हमारे पास, कुछ इंजन बी है, कुछ इंजन सी है। ठीक है, विच वर्क इंडिपेंडेंटली, ठीक है, वो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहा है, किसी दूसरे पे डिपेंडेंट नहीं है। ठीक है, द शिप कैन बी कंप्लीटली, ठीक है, वोएज ओनली इफ एटलीस्ट टू ऑफ द इंजन्स कीप वर्किंग। मतलब अगर दो मिनिमम
हमारे पास इंजन्स काम कर रहे होंगे, ठीक है, तभी वो शिप्स चलेगी, अदरवाइज शिप नहीं चलेगी, ठीक है। द प्रोबेबिलिटी, ठीक है, ऑफ द इंजन ए ब्रेक डाउन, हमारे पास जो ए है वो काम करना बंद कर दिया, उसकी प्रोबेबिलिटी, यानी कि ब्रेक डाउन में लिख देता हूँ बीडी कुछ इस तरीके से, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, ठीक है। एंड द इंजन बी की जो ब्रेक डाउन की प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, बी की वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, वो है 1/4। और सी की प्रोबेबिलिटी कितनी है ब्रेक डाउन की, यहाँ पे देखिए कुछ गिवन है, कितना है, 1/2, राइट। तो यानी कि हमारे पास ए की वर्किंग कैपेबिलिटी कितनी होगी, हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी उस चीज की, 3/4 होगी। बी की वर्किंग की कैपेबिलिटी कितनी होगी, 3/4 होगी। एंड हमारे पास सी की वर्किंग की कैप प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे, 1/2 होगी, राइट। इतनी सी बात क्लियर है, ठीक है। चलो अब देखते हैं कि हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी पूछी जा रही है, कैन बी कम्प्लीटली वॉयज, मतलब वो कम्प्लीटली चल रही है, ठीक है। तो उसके लिए कंडीशन हमारे पास यहाँ पे क्या थी, कि हमारे पास एटलीस्ट 2 इंजन्स क्या होनी चाहिए, वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए। तो एटलीस्ट 2 इंजन्स अगर हमारे पास पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है थोड़ा समझते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे पास अगर तीनों के तीनों प्रोबेबिलिटी ऑफ ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, तीनों के तीनों काम कर रहे हैं, तब भी हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है। सेकंड थिंग, इसका मतलब क्या है, अगर ए काम नहीं कर रहा है, बी और सी काम कर रहे हैं, तब भी हमारी गाड़ी चलेगी, ठीक है, क्योंकि एटलीस्ट दो बोला गया, राइट। और अगर हमारे पास ए काम कर रहा है, बी काम नहीं कर रहा है और सी काम कर रहा है, तब भी हमारी गाड़ी चलेगी। और हमारे पास अगर, ठीक है, ए काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है और सी काम नहीं कर रहा है, तब भी हमारे पास गाड़ी चलेगी, ठीक है। तो ये चार प्रोबेबिलिटीज है, ठीक है, हमारे पास, जो कि डिसाइड करेगी इंजन की एटलीस्ट 2 इंजन्स अगर काम कर रहे हैं, ठीक है, तब हमारे पास शिप क्या हो सकती है, ठीक है, कंप्लीट द वॉयज हो सकती है, ठीक है। तो मैं इन सभी के प्रोबेबिलिटीज कैसे मल्टीप्लाई करता हूँ आप लोगों को देखना है, ठीक है, वेरी केयरफुली। ए भी काम कर रहा है, बी भी काम कर रहा है, सी भी काम कर रहा है, तो मैं कौन सी प्रोबेबिलिटी लूंगा, ये तीनों प्रोबेबिलिटीज लूंगा जो कि वर्किंग वाली थी, ठीक है। यानी कि हमारे पास 3/4 इंटू 3/4 इंटू 1/2, इतनी सी बात क्लियर है, कुछ इस तरीके से मैंने तीनों की वर्किंग वाली प्रोबेबिलिटी ली है, ठीक है। ए काम नहीं कर रहा है, ए काम नहीं करने की प्रोबेबिलिटी क्या है, हमारे पास 1/4 है, तो 1/4, ठीक है, इंटू बी की काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 3/4 है, और हमारे पास सी की काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी, 1/2 है, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, प्लस इसकी बात करूं मैं, ठीक है, तो अब आप लोग तो खुद भी बता सकते हैं कि ए की प्रोबेबिलिटी वर्किंग की क्या है, हमारे पास 3/4 है, राइट। बी अगर काम नहीं कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4 है, बिल्कुल, ठीक है। वो जो सी है हमारे पास यहाँ पे, उसकी काम करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है, राइट। देन इस वाले की बात करूँ अगर मैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा, 3/4 इंटू बी अगर काम कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/4, अगर सी काम नहीं कर रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/2। तो बस मुझे इसको सॉल्व कर लेना है, ठीक है, तो मुझे अपना क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो 9 नीचे कितना आ जाएगा, 32, प्लस यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 3/32, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/32, प्लस इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे, 9/32, ठीक है। तो 32 मैंने एलसीएम लिया, ठीक है। तो ये पूरा टोटल अब जब आप लोग करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 + 6 कितना हो चुका है हमारे पास यहाँ पे, 24, राइट। तो 24/32, इसको फर्दर सॉल्व कीजिए आप लोग, तो 12/16, यानी कि हमारे पास कितना आ चुका है यहाँ से, 3/4 आ चुका है, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 14 आप लोग की स्क्रीन पे है, ठीक है। ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, काफी आसान क्वेश्चन है।
मतलब इन क्वेश्चंस को करने के लिए आप लोगों को अगर फॉर्मूला भी याद नहीं है तो अभी आप लोग बेसिक से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखता हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या वेरिएबल सेपरेशन लगा सकता हूँ क्या? देखो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेशन नहीं लग सकता। क्यों? क्योंकि देखिए जब आप लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ x के साथ कुछ ना कुछ y वाली टर्म आ रही होगी। ठीक है, बर्नौली भी इसमें डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें x के साथ कुछ ना कुछ y वाली टर्म आ रही होगी। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल नॉर्मल तरीका यूज करता हूँ इसको सॉल्व करने के लिए, cos y dy। ठीक है, प्लस, ठीक है, 1/x, यहाँ पे कितना लिखा है, sin y dx इक्वल्स टू x dx, कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, राइट। मैंने इस वाली x वाली टर्म को उधर मल्टीप्लाई किया। ठीक है, उसके लिए मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा इधर, कितना जाएगा, x cos y dy प्लस, ठीक है, sin y dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dx, ये हमारे पास रहेगा, राइट। तो इसका मतलब हमारे पास क्या है, ये आप लोगों को अब थोड़ा सा नजर आया होगा, जो मैंने लास्ट पेज पे एक फॉर्मूला लिखा था, राइट, एक्स एक्स वाला, राइट, ये वाला मैंने फॉर्मूला लिखा था, राइट, आप लोगों को याद होगा खास तौर पे। ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है यहाँ पे, ये किसका डेरिवेटिव लिखा हुआ है, थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पे, एक्स कॉस वाई डी वाई प्लस साइन वाई डी एक्स, ये किसका डेरिवेटिव हो सकता है। ठीक है, कैसे पता करते हैं, देखो dx वाली टर्म किससे किसके कारण आई होगी, x के कारण आई होगी, राइट। और जो हमारे पास इस चीज का डेरिवेटिव नहीं हुआ है वो साइन y है, तो क्या ये इसका डेरिवेटिव है क्या, चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव करके। x का डेरिवेटिव मैं लेता हूँ तो कितना हो जाएगा, सॉरी x का भी डेरिवेटिव नहीं लेता हूँ मैं, साइन y का डेरिवेटिव लेता हूँ, साइन y का डेरिवेटिव cos y। ठीक है, प्लस, फिर मैं क्या करता हूँ, x का डेरिवेटिव लेता हूँ, वो 1 आ जाएगा, फिर मैं साइन y लिख देता हूँ एज इट इज। ठीक है, तो क्या ये टर्म और ये टर्म क्या सेम है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, आप लोगों को पता होगा कि जिसका मैं डेरिवेटिव लेता हूँ उसकी टर्म भी आती है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे एक्स साइन वाई है। ठीक है, एक्स साइन वाई था तो यहाँ पे कितना देगा, डी वाई का डेरिवेटिव हुआ था, राइट, और यहाँ पे डी एक्स का डेरिवेटिव हुआ था, तो वो टर्म भी आएगी। इतनी सी बात क्लियर है। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे इस फॉर्मूले को सॉल्व किया है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, डेरिवेटिव ऑफ एक्स, ठीक है, साइन वाई लिख सकता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास क्या चल रहा था, एक्स स्क्वायर डी एक्स चल रहा था, राइट। तो मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेशन कर देता हूँ ताकि मुझे इक्वेशन मिल सके। तो मुझे इक्वेशन फाइंड करने के लिए मैंने दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया। तो आप लोगों को पता है कि इंटीग्रेशन में क्या आएगा, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स साइन वाई इक्वल्स टू, इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस सी। इतनी सी बात क्लियर है। अब मुझे यहाँ से सी की वैल्यू फाइंड करनी है। सी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप लोगों को पता है, कुछ ना कुछ वैल्यूज गिवन होगी, राइट। एक्स इक्वल्स टू √3 पे हमें वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, पाई/2 दे रखी है। ठीक है, और मुझे क्या फाइंड करना है, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है जब हमारे पास एक्स क्या हो, √3/√2 हो। ठीक है, तो चलिए इस पे सॉल्व करते हैं। इसके अंदर वैल्यूज रखते हैं, तो √3 इंटू साइन, ठीक है, वाई की वैल्यू कितनी है, पाई/2 है, इक्वल्स टू, ठीक है, √3³ अपॉन 3 प्लस सी। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3√3/3 प्लस सी। तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आती हुई नजर आ रही होगी आप लोग को, जीरो आती हुई नजर आ रही होगी, राइट। देन हम लोग बात करते हैं यहाँ पे कि सी तो हमारे पास जीरो आ गया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ चुकी है अब, एक्स साइन वाई इक्वल्स टू x³, यानी कि हमारे पास यहाँ से साइन वाई हमारे पास किसके बराबर है, x² बाई 3 के बराबर है। तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन है इसकी। देन हमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो साइन वाई इक्वल्स टू, किस x पे फाइंड करनी है, √3/√2 पे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना रहेगा, 3/2 इंटू 1/3, तो यानी कि 1/2 आ गया। तो मुझे एक चीज बताना, y की वैल्यू इसमें से, ठीक है, क्या होनी चाहिए ताकि मुझे 1/2 मिल जाए।
तो मुझे क्या पता है कि पाई बाई सिक्स पे मेरे को 1/2 मिलता है, बिल्कुल मिलता है। ठीक है, पाई माइनस पाई बाई सिक्स पे भी मुझे मिलता है, बट वो इसमें नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है। ठीक है, काफी आसान क्वेश्चन है यार ये। ठीक है, एक्चुअल में तो यहाँ पे हमें यहाँ पे एंगल्स गिवन है जो कि पाई बाई 2 है। इसमें मार्क भी है, एंगल पी, एंगल बी। ठीक है, और एंगल ए हमारे पास क्या है, पाई बाई 2 है। क्यू ए हमारे पास क्या है, ये वाली लेंथ है। ठीक है, जो कि 3 हमारे पास यूनिट गिवन है। ए बी हमारे पास क्या है, ये वाली लेंथ है, जो कि हमें 4 यूनिट गिवन है। और हमें बी सी, ये वाली जो लेंथ है, वो भी गिवन है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी क्यू। तो मुझे इतनी सी की लेंथ पता करनी है। ठीक है, जो भी हमारे पास लेंथ आएगी, ठीक है, जो कि पी क्यू रहेगी, वो लेस देन 3 यूनिट तो रहने वाली है। ठीक है, लेस देन 3 यूनिट तो रहने वाली है। अब हमें पता करना है कि कितनी है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस फाइंड करना है। सबसे पहले पी ए, पी ए अगर मैं फाइंड कर लेता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, 3 माइनस पी ए करूँगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, पी क्यू मिल जाएगा। राइट, पी क्यू लेंथ मिल जाएगी। तो मैं सबसे पहले पी ए के पीछे पड़ा। ठीक है, तो पी ए को सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, मुझे पता है कि मुझे यहाँ पे 1 गिवन है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्राइंगल बनाया कुछ इस तरीके का। ठीक है, सी यहाँ पे था, बी यहाँ पे था, इसकी मुझे 1 गिवन था, मैंने यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया कुछ इस तरीके से इस पे। ठीक है, मुझे एक चीज़ बताना है यहाँ पे, अगर मैं ये वाला एंगल थीटा मान लेता हूँ, तो ये वाला एंगल थीटा होगा। तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना है हमारे पास, 90 माइनस थीटा है। राइट, तो यहाँ से अगर मैं बोलना चाहूँ, तो ये वाला एंगल भी हमारे पास थीटा होगा। राइट, हमारे पास क्या है, ये कुछ इस तरीके से बना हुआ है। अगर ये एंगल थीटा होता है तो ये एंगल भी क्या होता है, थीटा होता है। ठीक है, उसी तरीके से मैंने बोला है यहाँ पे, अगर दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर आप लोग कॉरस्पॉन्डिंग एंगल देखते हैं तो वो क्या होता है, सेम होते हैं। राइट, तो यहाँ नहीं कि यहाँ पे हम लोग टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली। देखिए आप लोग यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, 3/4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। मैंने इस ट्राइंगल को लिया है, मैंने यहाँ पे देखते हैं बी ए क्यू को लिया है। राइट, मेरे पास ये 3 था, ये हमारे पास 4 है, और ये हमारे पास थीटा है। इतनी सी बात क्लियर है आप लोगों को। देन साइन थीटा की वैल्यू भी मैं लिख सकता हूँ यहाँ से, साइन थीटा कितना हो जाएगा, ठीक है, ये 5 हो जाएगा। राइट, आप लोग अगर ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। देन साइन थीटा हमारे पास कितना है यहाँ पे, 3/5 है। राइट, और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है यहाँ पे। तो अगर मैं इन सभी थीटा का यूज करूँ, ठीक है, तो क्या मुझे ओ बी मिल सकता है, जो कि हमारे पास ओ बी किसके बराबर है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से देखो तो मुझे क्या मिल सकता है यहाँ पे, पी ए के बराबर है। राइट, तो मैं इसी ट्राइंगल को यूज करता हूँ। तो यहाँ पे ओ बी को कुछ मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, तो x/1 ये हमारे पास किसके बराबर है, आप लोग बोलोगे साइन, ठीक है, 90 माइनस थीटा के बराबर है, जो कि हमारे पास कितना हो जाएगा, x/1 इक्वल्स टू यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, कॉस थीटा के बराबर हो जाएगा। अब कॉस थीटा हमारे पास कितना है, 4/5 है, तो दैट इज 4/5। तो यानी कि 0.8 हमारे पास क्या आ चुका है, एक्स की वैल्यू आ चुकी है, जो कि हमारे पास किसके बराबर भी है। ठीक है, पी ए के बराबर है। इतनी सी बात क्लियर है। तो पी ए की मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, वैल्यू रख दी है, जो कि 0.8 है। तो 3/, ठीक है, 0.8 इक्वल्स टू पी ए आ चुका है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से पी क्यू की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 2.2 यूनिट आ चुकी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास क्या है, करेक्ट है इसका। तो इस तरीके से आज का हमारे पास ये लेक्चर कंप्लीट होता है। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में जो कि हमारे पास कल रहेगा, फिजिक्स का लेक्चर रहेगा, जहाँ पे हम लोग, ठीक है, 2024 का ही फिजिक्स के जो पेपर है उसको एनालाइज करेंगे, ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई कि कौन से चैप्टर से कितने क्वेश्चंस हमारे पास 2024 में आए हुए, ताकि आप लोग समझ पाएँ कि 2025 में हमें किस तरीके से तैयारी करनी है। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में तैयारी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, इस टाइम पे
तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।